बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है कंटेंट राइटिंग कोर्स के बारे में कि ये है क्या चीज़। इंट्रोडक्शन होगा आज। अच्छा, इंट्रोडक्शन की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं आपके जहन में क्या क्या क्वेश्चंस हैं बेसिक, कि ये कंटेंट क्या है, कंटेंट राइटिंग क्या है, कैसे होती है, क्यों होती है, अर्निंग कैसे होती है, कितनी टाइप्स की है, कहते किसे हैं, ब्ला ब्ला, जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ ताकि आप लोग भी मेरे साथ थोड़ा सा एंगेज रहें। तो आपके जहन में जो भी बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो पूछना शुरू करें, उसके बाद फिर हम सेशन शुरू करते हैं आज का। थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन होगा। अगर कोई माइक पे आना चाहें तो माइक पे भी आ सकते हैं। बच्चे बहुत शर्मीले हैं आप लोग, लगता हेजिटेशन बहुत ज़्यादा है, कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। जल्दी से सर, अगर कंटेंट राइटिंग में कोई स्पेशलिटी ना हो तो इसकी निच रिसर्च या इसकी सर्विसेज हम कैसे दे सकते हैं? हाँ, वो हम सिखाएंगे ना, अभी आप सीख जाएंगे कंटेंट राइटिंग। और सर्विसेज कैसे देनी है ये तो एक लंबी चीज़ है, अभी हम ये भी आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। इस कोर्स के अंत तक ये सारी चीज़ें आपको समझ लग जाएंगी। एआई जनरेटेड कंटेंट को गूगल ऑब्जेक्ट नहीं करता जी, बिल्कुल करता है। अभी हम देखते हैं। चलें, क्वेश्चंस नहीं आ रहे, शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे जल्दी से बताएं, व्हाट इज कंटेंट? कंटेंट कहते किसे हैं? आप में से किसी को आइडिया है? बेसिकली कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसमें कोई इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती हो वो कंटेंट है, सिंपल। ठीक है, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो। अब वो किस शेप में होगी इंफॉर्मेशन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो किसी भी शेप में हो सकती है। इसे कह सकते हैं टाइप्स ऑफ कंटेंट। ठीक है, वो किसी भी शेप में हो सकती है, दैट कैन बी रिटन शेप। रिटन कंटेंट की शेप में हो सकती है, इमेज की शेप में हो सकती है, वीडियो की शेप में हो सकती है, ऑडियो की शेप में हो सकती है, कोई इन्फो ग्राफिक्स की शक्ल में हो सकती है, कोई प्रेजेंटेशन की शक्ल में हो सकती है, एटसेट्रा, किसी भी शक्ल में। आपने बेसिकली एक मैसेज कन्वे करना है, एक इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है, उसका शेप क्या है दैट डज नॉट मैटर, उसको कंटेंट कहेंगे। मैं लिख रहा हूं आपके सामने, ये क्या है? कंटेंट। मैं बोल रहा हूं, ये क्या है? कंटेंट। मैं कोई वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा बनाकर, वो क्या है? कंटेंट। कोई इन्फोग्राफिक्स आपको बनाकर दे दूंगा, कोई इमेजेस बनाकर दे दूंगा, कोई प्रेजेंटेशन बनाकर दे दूंगा, कोई डॉक्यूमेंट बनाकर दे दूंगा, कोई बुक दे दूंगा, ये सारी की सारी चीजें क्या है? कंटेंट है, सिंपल कंटेंट। इसे बेसिकली टाइप्स ना कहें, इसे कहते हैं शेप्स ऑफ कंटेंट, यानी कि कंटेंट की शक्ल किस किस तरह से होती है। ओके, फिर हमारा जो मेजर कोर्स है वो क्या है? व्हाट इज कंटेंट राइटिंग? बेसिकली हमने तो कंटेंट राइटिंग पढ़नी है ना, तो कंटेंट राइटिंग क्या है? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिटन शेप। ठीक है, रिटन शेप में, जैसे डॉक्यूमेंट लिख रहा हूं, इसको कंटेंट राइटिंग कहते हैं। दैट्स इट। बेसिकली हमने इस कोर्स में ये सीखना है कि कंटेंट लिखा कैसे जाता है, कैसे लिखना है। अगर वेबसाइट के लिए लिखना है तो कैसे लिखना है, किसी डॉक्यूमेंट, किसी बुक के लिए लिखना है तो कैसे लिखना है, किसी एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग के लिए लिखना है तो कैसे लिखना है, कोई ई कॉमर्स का ब्लॉग है तो कैसे लिखना है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, वाई कंटेंट राइटिंग? कंटेंट राइटिंग की जरूरत क्या है, हमें क्यों करनी है हमें? अगर कंटेंट राइटिंग ना हो तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या ब्लॉगिंग नहीं होगी? भाई देखें, अगर मुझे कुछ भी चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 11, मुझे एक प्रॉब्लम है, मैं विंडो 11 इंस्टॉल करना चाहता हूँ। मैं गूगल पे जाता हूँ, सर्च करूंगा, अब क्या आएगा? मैं कोई भी
लिंक ओपन कर लूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट के पड़े हैं, यूट्यूब के आ गए, ये डिजिटल ट्रेंड्स का आ गया, ये hp.com का आ गया, सी नेट का आ गया। अब जहां भी मैं जाऊंगा ये एक आर्टिकल की शेप में, एक ब्लॉग की शेप में एक कंटेंट लिखा हुआ है इन रिटन शेप। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, स्टेप बाय स्टेप इसने एक गाइड, एक ट्यूटोरियल लिखा हुआ है। ठीक है, हम इसको हाउ टू गाइड्स भी कहते हैं। समझ लगी ये चीज? अब ये जो एक कंटेंट है ये बेसिकली क्यों लिखा जाता है, वाई, जल्दी से मुझे आंसर करें। अगर किसी ने ये कंटेंट लिखा तो क्यों लिखा? ठीक है, हमें जब किसी को इंफॉर्मेशन देनी होती है ड्यू टू एनी रीजन, नॉर्मली तीन मेजर रीजन होती हैं कंटेंट लिखने की, इंफॉर्मेशन कन्वे करने की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जब हम ब्लॉगिंग करेंगे तो एग्जैक्टली हमने किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है, तो वो दो ही तरीकों से दिया जाता है। कौन कौन से दो तरीके हैं? या तो हम वीडियो बना के दे दें या रिटर्न शेप में दे दें। यही होता है ना। अगर मैंने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है तो दो तरीकों से दे सकता हूं। आई कैन प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम आइदर बाय राइटिंग और इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। या तो मैं लिखकर उसे प्रोवाइड कर दूंगा सॉल्यूशन, या वीडियो बनाकर दे दूंगा। अब ये जो लिखकर देना होता है ना, इसको कहते हैं ब्लॉगिंग। ठीक है, ब्लॉगिंग, यू कैन से ब्लॉग राइटिंग। जो व्लॉगिंग होती है वो सिंपल आप कह सकते हैं वीडियो ब्लॉग्स। ठीक है, वीडियो की शक्ल में, जिसकी एग्जांपल क्या है, यूट्यूब। यूट्यूब इज द बेस्ट एग्जांपल। यूट्यूब बेसिकली व्लॉगिंग है। ठीक है, वीडियो की शक्ल में हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इस पूरे कोर्स में जो हम बात करेंगे वो कंटेंट राइटिंग की है, राइटिंग की, कि लिखना कैसे है। ओके, अब मेन चीज ये आ जाती है कि भाई हमें क्या जरूरत है कि हम लिखकर कंटेंट दें। आप बताएं कि भाई क्यों लिख कर देंगे, वाई आई एम गोइंग टू राइट अ कंटेंट। मैं क्यों एक कंटेंट लिखने जा रहा हूँ, वाई, क्या जरूरत है? भाई मैं ये सीख रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे कंटेंट राइटिंग करनी है ना। अब आप बताएं कि अगर आप कंटेंट राइटिंग सीख रहे हैं तो क्यों सीख रहे हैं, वाई? जल्दी से। आप लोग आंसर करने में बहुत ज्यादा स्लो हैं। कोशिश किया करें जल्दी से जल्दी, लर्न टू अर्न, एग्जैक्टली। एक रीजन है कि आप अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है, ब्लॉगिंग के लिए, ओके, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, ओके, व्हाट एल्स? और क्या रीजन है? और क्या रीजन हो सकती है कंटेंट लिखने की? आंसर द पीपल्स क्वेश्चन, ओके, यूजर्स के लिए, नॉलेज के लिए, रैंकिंग के लिए, यूजर इन, अच्छा, ये सारी जो भी आप रीजन कह लें, इसमें एक ही मेजर रीजन है कि ये काम हम कर रहे हैं ताकि हम कुछ अर्न कर सकें। दिस इज द मेजर रीजन। हम ये कंटेंट राइटिंग क्यों करने जा रहे हैं, क्यों सीखने जा रहे हैं, या हम क्यों करते हैं, ताकि हम अर्निंग कर सकें। अच्छा भाई, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं तो क्या मेरी अर्निंग होगी? अगर मैं किसी यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं तो क्या मेरी अर्निंग होगी? यस। कैसे होगी ये भी थोड़ी देर में मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का मकसद भी मेरा अर्निंग करना ही है। अगर मैं किसी बंदे के क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग, तो क्या उससे मेरी अर्निंग होगी? इफ देयर इज समवन हु इज गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन ऑन द इंटरनेट एंड आई एम गोइंग टू आंसर हिम, तो क्या मेरी अर्निंग होगी या नहीं? यस, भाई उससे भी अर्निंग होगी। कैसी होगी ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूं। लेकिन एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है इस वक्त हमारा, स्किल सीखनी है। क्यों सीखनी है? ताकि हम अर्निंग कर सकें, और कोई रीजन नहीं है। अब वो स्किल सीख के हम जो भी स्टेप फॉलो करेंगे
वो तमाम स्टेप हमें टूवर्ड्स अर्निंग की तरफ ही लेकर जाएंगे। क्लियर होगी ये बात? ओके। अब हाउ कैन वी अर्न फ्रॉम कंटेंट राइटिंग? कंटेंट राइटिंग से अर्निंग कैसे होती है, पहले तो इस बात पे आ जाएं ताकि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। व्हाट आर द वेज टू अर्न मनी फ्रॉम द कंटेंट राइटिंग? जल्दी से बताएं जो भी आपको आता है कि भैया हम इससे पैसा कैसे कैसे कमा सकते हैं। जो आपके जहन में आता है कि दिस इज द वे टू अर्न सम मनी फ्रॉम दिस कंटेंट राइटिंग स्किल। यस, ब्लॉगिंग, ओके, एडसेंस, ओके, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ओके, एफिलिएट, ओके, फ्रीलांसिंग, ओके, गुड। आप में से तो बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ पता है, गुड गुड गुड। कॉपीराइटिंग, गुड। एसईओ, गुड। वेबसाइट, फाइवर पे सर्विसेज, गूगल घोस्ट राइटिंग, ओके, एड कॉपी, ओके। ठीक है, तकरीबन सबका ही आंसर ठीक है जिसने भी बताया है। जी, देखें, मेन चीज है अर्निंग करना। अर्निंग करने के जो तीन मेजर वेज है ना मेरी नज़र में, वो एक तो आप फ्रीलांसिंग करते हैं, एक आप जॉब करते हैं, ठीक है, किसी के लिए भी, और एक आप ब्लॉगिंग करते हैं, ठीक है। फिर बाकी ये सारे ब्लॉगिंग के ही तरीके हैं। एडसन्स भी ब्लॉगिंग का एक मेथड है। सर्विसेज भी बेसिकली जॉब या फ्रीलांसिंग आप कह लें। एफिलिएट भी ब्लॉगिंग का ही एक वो है। कॉपीराइटिंग भी एक टाइप है कंटेंट राइटिंग की। एसईओ बेस्ड ये भी ब्लॉगिंग में आ जाता है। वेबसाइट ब्लॉगिंग, घोस्ट राइटिंग एटसेट्रा, ये सारा कुछ एक ही चीज़ है। ये तीन मेजर वेज हैं बेसिकली अर्निंग के। चलें जी, हम बाकियों को रिमूव कर देते हैं। या तो आप ब्लॉगिंग के थ्रू पैसा बनाएंगे, या फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसा बनाएंगे, या सर्विसेज ऑफर करके पैसा बनाएंगे, या कहीं पे जॉब करके पैसा कमाएंगे। दैट्स इट। ओके। अब मेजर कंसर्न हमारा क्या है कि भाई ब्लॉगिंग कैसे करनी है, फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी है, जॉब कैसे गेट करनी है। क्योंकि अर्निंग तो तभी होगी ना अगर ये चार चीज़ों में से कम कोई एक चीज़ हमें अच्छे तरीके से आ जाएगी। तो डोंट वरी, हम आपको ये चार की चारों तरीके सिखाएंगे। लेकिन इस पर जाने से पहले इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है, ये आना चाहिए आपको। अगर आपको कंटेंट राइटिंग करनी आ जाएगी, कंटेंट राइटिंग में स्किल्स आ जाएंगी, आप स्किल्ड हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो फिर ब्लॉगिंग मुश्किल नहीं रहेगी, फ्रीलांसिंग मुश्किल नहीं रहेगी, सर्विसेज प्रोवाइड करना मुश्किल नहीं रहेगी, कहीं जॉब गेट करना मुश्किल नहीं रहेगा। बहुत आसान हो जाएगा। आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं वन लाइनर एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि ब्लॉगिंग क्या चीज़ है। बेसिकली मैं इंटरनेट पे जाता हूँ, मैं सर्च करता हूँ व्हाट आर ऑन पेज, चलें, व्हाट इज एसईओ। सिंपल ये सर्च कर लेता हूँ कि ये एसईओ क्या है। मैं कोई दो तीन लिंक ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। ओके, अब ये देखें, ये एक आर्टिकल है व्हाट इज एसईओ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बेसिकली बात कर रहा हूँ। ये एक ब्रांड है सर्च इंजन लैंड। ये उस वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हुआ है। ये भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन इसने एड्स नहीं लगाए हुए हैं। अच्छा, आ जाएं अब दूसरी वेबसाइट पे, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। ये भी बेसिकली आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, ब्लॉगिंग कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसने भी ऐड नहीं लगाए हुए हैं। अच्छा, इसको फिलहाल बंद कर देते हैं। ये नील पटेल की है, इसने भी ऐड नहीं लगाए हुए। ये नॉर्मली ब्रांड्स हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ज़रा एक मिनट वेट करें। इसने भी एड्स नहीं लगाए हुए।
ये जो ब्रांड्स है ना, ये गूगल एड्स नहीं लगाते। अब हमको एक ऐसे एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे एड्स लगे हों। फॉर एग्जांपल मैं क्या देता हूँ, बेस्ट जूस। ठीक है, आपको ये इसी में फूड वाइन ओपन कर लेता हूँ, गुड हाउस कीपिंग ओपन कर लेता हूँ, बस ये दो ओपन कर लेते हैं। अब इसमें देखिएगा, अब यहाँ पे ये देखें एडवर्टाइजमेंट, ये देखें ये ऐड आना शुरू हो गए, नजर आ रहे हैं? ये देखें ये एक ऐड लगी हुई है, एडवर्टाइजमेंट। ये किसी आई थिंक दूध की शायद है, या पता नहीं किस चीज़ की ऐड लगी हुई है। अभी मज़ीद एड्स भी हमें शो हो जाएंगी, हम दूसरी वेबसाइट भी देखते हैं, इस पे भी आई एम श्योर एड्स लगी होंगी। ये देखें ये ब्लू होस्ट की ऐड आ गई। ठीक है, समझ लग रही है? अब इन पे एड्स भी नजर आ रही हैं। अब ये वाली जो वेबसाइट है, ये इन एडवर्टाइजमेंट, अब यहाँ पे कर्सर लेके जाएं तो लिखा आ जाएगा एड्स बाय गूगल, यानी कि गूगल ने इन्हें ये ऐड दी है। अब जितने ज्यादा लोग इस वेबसाइट को विजिट करेंगे, उतनी ज्यादा इसकी अर्निंग होगी इन एड्स के थ्रू फिलहाल। ठीक है, या इन एफिलिएट ब्लॉगिंग के थ्रू। ये ब्लॉगिंग है बेसिकली। अभी इस डिटेल में मैं नहीं लेके जाना चाहता, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। ये चीज़ें हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि ये ब्लॉग एडसेंस ब्लॉगिंग क्या होती है, एफिलिएट ब्लॉगिंग क्या होती है। ये चीज़ें इन डिटेल आप पढ़ेंगे आगे। सिंपल इज दैट, ये एक सिंपल सी वेबसाइट है जिसने एक आर्टिकल लिखा कि भाई जूसर के रिव्यूज लिखे हैं कि 7 बेस्ट जूसर कौन कौन से हैं। इसको हमने टेस्ट किया और कैसे रिव्यू किया। उसने उनकी डिटेल दी, उसकी एक्सप्लेनेशंस दी, उसके टेक्निकल फीचर्स दिए, प्रोज एंड कॉन्स दिए। ये सिंपल उसने रिटर्न शेप में कंटेंट प्रोवाइड किया। और उसके साथ साथ इसकी अर्निंग कैसे हो रही है, इन एड्स के थ्रू भी हो रही है, इन एफिलिएट के थ्रू भी हो रही है। सिंपल, ये है सिंपल ब्लॉगिंग के थ्रू अर्निंग। फिर सर्विसेज प्रोवाइडर, अब ये जितने हैं ये ब्रांड्स बेसिकली ये सर्विसेज प्रोवाइडर है। अब ये जो नॉर्मली सर्विसेज प्रोवाइडर्स होते हैं, ये एड्स नहीं लगाते अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, ये डायरेक्ट अपनी सर्विसेज को सेल करके अर्निंग करते हैं। कुछ लोग एड्स भी लगाते हैं, ये सीनेट ने प्राइवेट एड्स ली हुई हैं कोई। ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग जो ब्रांड्स होते हैं वो एड्स नहीं लगाते। जैसे नील पटेल एक ब्रांड है, ये चीजें बेचता है, अपनी चीजें, डिजिटल प्रोडक्ट, अब ट्रेनिंग्स बेचता है, अपनी सर्विसेज देता है। तो ये सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, ये डायरेक्ट सर्विसेज से पैसा कमाते हैं, ये एड्स से पैसा नहीं कमाते। फिर एक तरीका जॉब का जो सबको पता है, भाई स्किल आती है, मार्केट में जाएं, बहुत सारे ऑफिसेज, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आपकी सर्विसेज की ज़रूरत है, आप उनके लिए काम करें, वो आपको फिक्स सैलरी देंगे। ये जॉब है। फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है, आज मैं आपको थोड़ा सा फ्रीलांसिंग का भी इंट्रो दे देता हूँ, ताकि ये कन्फ्यूजन आपके जहन से क्लियर होती जाए। अच्छा, फ्रीलांसिंग बेसिकली कहते हैं एक प्लेटफॉर्म है। वो फ्रीलांसर भी हो सकता है, वो अपवर्क भी हो सकता है, वो फाइवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये भी एक प्लेटफॉर्म है freelancer.com, ये फ्रीलांसिंग का ही प्लेटफॉर्म है। इसमें ये होता है कि लोगों को आपकी सर्विसेज चाहिए होती हैं। लोग कहते हैं भाई ये मेरा एक काम है, ये कर दें, मैं इतने पैसे दूंगा। हम उसके डील करते हैं, वो काम करके देते हैं, उसके अगेंस्ट पैसे ले लेते हैं। जैसे ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये कोई एक बुक थी, मिस शाइस्ता ने ही लिखी थी बेसिकली। ये इन्होंने चंद दिन लगाए थे और $825 इसके ले लिया। अब एक बंदा था, यूएस का है ये, इसने बेसिकली कहा कि मुझे एक बुक चाहिए, बुक राइटिंग में मुझे हेल्प चाहिए। तो राइटर ने कहा ओके भाई, आप डिटेल दें। डिटेल ली, डिस्कशन हुई, प्राइस फाइनलाइज हुई, $825। उन्होंने कहा जी डन। अब जब डन हो गया तो हमने काम करके दिया, उसके अगेंस्ट उन्होंने हमें पे कर दिया। ये है फ्रीलांसिंग। क्या आपके पास कोई बंदा आता है, आपको कहता है भाई ये काम कर दो और इतने पैसे दूंगा, आप कहेंगे ठीक है जी, इतना टाइम इतने दिन लूंगा और इतने पैसे लूंगा, मैं आपको काम कर देता हूँ। ये सिंपल फ्रीलांसिंग है। ये भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह। ये 4 मेथड हैं अर्निंग करने के। ठीक है, क्लियर होगी? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, ऑल ओके यहाँ तक? सिंपल, ये पता चल गया कंटेंट राइटिंग होती क्या है, क्यों करते हैं, एक ही मकसद है, अर्निंग करनी है। अर्निंग कैसे कैसे होती है, ये 4 कॉमन मेथड्स हैं, ये भी मैंने आपको बता दी है।
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा मजीद इसी कंसेप्ट को आगे लेकर चलते हैं। अब मेन चीज ये है कि हाउ टू बी अ गुड राइटर, ठीक है, या हु इज द गुड राइटर, बेसिकली ये कहना है। हाउ बाद में हम कवर करेंगे, पहले हम ये कवर करते हैं कि हु इज द गुड राइटर। गुड राइटर कौन होता है, आप बताएं, आपकी नज़र में अच्छा राइटर कौन है? नहीं जी, एकेडमिक राइटिंग हम कवर नहीं करवाएंगे। हाँ देख लेंगे, अगर लोग इंटरेस्टेड हुए तो एक आधा लेक्चर हम उस पर भी रख लेंगे, एकेडमिक राइटिंग पे कोई मसला नहीं है। देखें, हमने वैसे तो ये प्लान किया था 8 हफ्ते का, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम मजीद एक्स्ट्रा कंटेंट इसमें पढ़ाएं और हम इसे 12 हफ्ते तक ले जाएं। कोई इशू नहीं, अगर हमें स्टूडेंट कहेंगे कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, हम पढ़ाते जाएंगे, चाहे हमारा टाइम डबल लग जाए, कोई मसला नहीं। हमें मेन कंसर्न ये है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है, अगर कोई बच्चा एकेडमिक राइटिंग भी सीखने में इंटरेस्टेड है तो वो भी करवा देंगे हम। चलें जी, जल्दी से आंसर करें, आपकी नज़र में अच्छा राइटर कौन है? आप किसे अच्छा राइटर कहेंगे? आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं ना, आप मुख्तलिफ लोगों के वीडियोस देखते हैं, कुछ की वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, कुछ की नहीं लगती, कुछ के आर्टिकल अच्छे लगते हैं, कुछ टीचर से आप पढ़ना पसंद करेंगे, आप कहते हैं यार इस बंदे की समझ लगती है, कुछ बंदे की आपको समझ नहीं लगती। तो आप मैयर कर रहे होते हैं ना कि ये अच्छा टीचर है, ये अच्छा टीचर नहीं है, ये अच्छा व्लॉगर है, ये अच्छा व्लॉगर नहीं है, ये अच्छा राइटर है, अच्छा राइटर नहीं है। तो आपकी नज़र में अच्छा राइटर कौन है? जल्दी से आंसर करें, मैं तमाम बच्चों के आंसर पढ़ने लगा हूँ, क्या क्या आंसर किए आप लोगों ने। द वन हु हैव सस्पेंस इन हिज कंटेंट, फौजिया तो बस हम बहुत अच्छी बात की है जी। चलें जी, मैं लिखता भी जाता हूँ, जो सस्पेंस क्रिएट कर सकता है, ठीक है। इंस आ गया, जिसकी इंफॉर्मेशन क्लियर हो, क्लियर इंफॉर्मेशन, ओके। हु राइट रेलिवेंट कंटेंट, जो रेलिवेंट कंटेंट लिखता हो, ये भी ठीक है जी। रेलिवेंट कंटेंट, ओके, मैं इसको नीचे ले आता हूँ। ओके, एसईओ बेस्ड यूजर इंटेंट हो, ओके, जो पॉइंट बाय पॉइंट बात करता हो, ओके, पॉइंट टू पॉइंट बात करता हो जी, ओके। जिसका कंटेंट अपीलिंग हो, अपीलिंग किसे कहते हैं? अब ये अगेन एक ब्रॉडर टर्म है, अपीलिंग कंटेंट लिखता हो, यूनिक कंटेंट हो जी, ओके। जो यूजर की इंटेंट फुलफिल कर देता हो, इंटेंट क्लियर हो, रीडर को समझ सके, हाँ, अंडरस्टैंडिंग द रीडर, वेल रिसर्च एंड एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो, यूनिक हो, इंफॉर्मेशन अच्छी हो, गुड राइटर हो जिसका इंफॉर्मेशन वैलिड हो, रेलेवेंट एंड क्लियर सेंट हो, यूजर इंटेंट फुलफिल करता हो, गुड राइटर। अब रिपीट होना शुरू हो गए हैं। पॉइंट टू पॉइंट राइटर, रीडेबिलिटी अच्छी हो, हु कैन राइट बाय रिलेटिंग टू द ऑडियंस, जो यूज़र फ्रेंडली कंटेंट हो, यूज़र का इंटेंट यूज़र फ्रेंडली इंगेजिंग, अपडेटेड, प्लेजरिज्म फ्री। ठीक है, सबने अब उसी बात को अगेन एंड अगेन किसी और तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है। यूज़र फ्रेंडली कंटेंट हो, एटसेट्रा। आपकी नज़र में जो बंदा ये काम करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यस, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो बंदा, जो इन पॉइंट्स में से कोई पॉइंट करता है आपकी नज़र में, वो अच्छा राइटर है, ऐसी बात है। ओके, मेरी नज़र में अच्छा राइटर वो है जो वैल्यू एडिड कंटेंट देता है। अच्छा, अब अगेन वैल्यू एडिड कंटेंट क्या चीज़ है जी? आवाज़ क्लियर है सबको? ओके, अगेन एक क्वेश्चन है कि भाई वैल्यू एडिड कंटेंट क्या है, ऐसा बंदा। अच्छा, इस तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि चीज़ें मजीद क्लियर हो जाए। ये जो वैल्यू होती है ना किसी भी कंटेंट की, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, पहले तो ये बताएं। वैल्यू डिपेंड्स ऑन योर यूजर्स, आपके यूजर पे डिपेंड कर रही है। एक वक्त में जो
वैल्यू आप समझते हैं दूसरे यूजर के लिए हो सकता है वो वैल्यू हो ही ना। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। एक लाइव एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, आप अपने दोस्तों से मिलते हैं और आप मजाक करते हैं, उनके साथ फन करते हैं। दोस्त भी आपके साथ मजाक करते हैं, तो आप दोनों एंजॉय करेंगे ना। मेरी साथ जरा इंटरेक्टिव रहिएगा, आंसर करते रहिएगा, ताकि आपको भी मजा आए पढ़ने का और मुझे भी मजा आए इंफॉर्मेशन कन्वे करने का। जब आप दोनों दोस्त मिलेंगे कुछ अरसे के बाद, आप एक दूसरे के साथ मजाक करेंगे, फन करेंगे, एंजॉय करेंगे, यू विल बोथ एंजॉय ईच अदर। तो ये क्या है, आप एक दूसरे को वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ, आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन वहीं पे एक और दोस्त आ गया जिसके साथ कोई मिस हैप हुआ है, अल्लाह ना करे उसके घर में उसके कोई अ, शख्स बीमार है, या किसी का कोई इशू हो गया, या उसका एक्सीडेंट हो गया। तो अब बताएं, क्या वही मजाक, वही कंटेंट, वही फन जो आप अपने दोस्तों के साथ करके एंजॉय कर रहे थे, क्या अब आप उसको करके एंजॉय कर सकते हैं? अब आपका बिहेवियर क्या होगा, चेंज हो जाएगा फौरन। क्यों? क्योंकि आपका एक यूजर चेंज हो गया। अब आपकी नजर में वो मजाक या वो फन वैल्यू एडिड नहीं होगा। अब अगर वो फन करेंगे तो लोग आपको बेवकूफ कहेंगे। वही काम 2 मिनट पहले था तो लोग एंजॉय कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। वही चीज, वही एक्टिविटी 2 मिनट के बाद सिनेरियो चेंज हुआ, वो एक्टिविटी बेवकूफ कहलाने लग गई आपको। मेरी बात समझ लग रही है? जब आपने कोई कंटेंट प्रोवाइड करना होता है, जब आपने बात करनी होती है, कोई मैसेज कन्वे करना होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपने ये जानना है कि आपकी ऑडियंस कौन है। मेरी बात समझ लग रही है? अच्छा राइटर वो है जो अपनी ऑडियंस को पहचानता है। सबसे पहला पॉइंट, जो अपनी ऑडियंस को पहचानता है, हु नोज हु इज द ऑडियंस। उसे पता हो कि भाई मेरी ऑडियंस कौन है। इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूं। मैं एक आर्टिकल लिखता हूं, अ, उसका टाइटल है फॉर एग्जाम्पल कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के फायदे या नुकसान। अब थोड़ा सा अपने जहन को इस्तेमाल करें और मुझे बताएं कि ये वाला आर्टिकल किस तरह के लोग पढ़ेंगे, कौन होंगे, हु विल बी द ऑडियंस फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। के इंटरनेट के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान आता है, मेरी ऑडियंस कौन होगी? थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, जज कर सकते हैं। नीडी, नीडी तो नहीं होंगे यार। इंटरनेट यूजर्स तो बहुत ज्यादा हैं। स्टूडेंट्स, 5 ग्रेड स्टूडेंट्स, मजीद थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, स्कूल स्टूडेंट्स, गुड। यस, बेसिकली ये वो बच्चे होंगे जो यंग किड्स होंगे, किसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे और उनको कोई असाइनमेंट, 1 2 3 4 क्लास के बच्चे होंगे जिन्हें अभी इंटरनेट पढ़ाया जा रहा होगा। नॉर्मली अब तो मेरे ख्याल 2 क्लास में पूरा सब्जेक्ट है इंटरनेट के बारे में, कि इंटरनेट क्या है, 2 3 क्लास में कैसे काम करता है, ब्राउजर क्या होता है। तो ये बच्चे होंगे 2 3 4 क्लास के जो ये पढ़ेंगे कि भाई इसके फायदे या नुकसानात क्या हैं। अब आप मुझे बताएं कि कोई ऐसा बच्चा जो बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, वो इस टॉपिक को सर्च करेगा? एक बंदा है जिसने बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर ली है, क्या वो इस टॉपिक को सर्च करेगा? नहीं करेगा ना। अब मुझे ये पता चल गया कि भाई मेरी ऑडियंस कौन है, मेरी ऑडियंस यंग किड्स है। तो अब बताएं, क्या जब मैं ये आर्टिकल लिखूंगा, क्या बहुत अच्छी कोई हाई प्रोफाइल इंग्लिश यूज करूंगा, या बिल्कुल बेसिक लेवल की इंग्लिश यूज करूंगा? बिल्कुल बेसिक, सिंपल, एग्जैक्टली। अब मुझे एग्जैक्टली पता चल गया भाई ये जो आर्टिकल लिखने वाला हूं ना, ये छोटे बच्चे पढ़ेंगे, ये कोई एक्सपर्ट नहीं होंगे। अगर मैंने कोई स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी यूज कर ली, कोई डिफिकल्ट वर्ड यूज कर लिए, तो उससे मेरी बात समझ नहीं आएगी। और बिलीव मी, मेरा लिखने का मकसद अपनी इंग्लिश या अपनी एक्सपर्टीज शो करना नहीं है। मेरा लिखने का मकसद है मेरी ऑडियंस को, मेरे यूजर को मेरी बात अच्छे से समझ लग जाए। यही मतलब है ना।
तो मैं इजी वर्ड्स में लिखूंगा। अब वही राइटर है जिसने ये वाला आर्टिकल लिखा, अब उसे आर्टिकल का टॉपिक हो गया चेंज। आर्टिकल का टॉपिक हो गया चेंज। अब उसे आर्टिकल मिल गया फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अ, 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 अ। अब टॉपिक ये होगा कि हाउ टू राइट एमएस थीसिस विच गेट पब्लिश इंटरनेशनली। कि भाई आपने एमएस या एमफिल का थीसिस कैसे लिखना है कि ये इंटरनेशनली पब्लिशेबल हो। अब बताएं, ये कौन लोग रीड करेंगे। टॉपिक समझ लग गया कि भाई अब आप, वही बंदा है जिसने पहले इंटरनेट के फायदे नुकसान लिखे, अब वही बंदा है ये लिख रहा है कि आपने एमएस का या एमफिल का थीसिस कैसे लिखना है कि आपका थीसिस इंटरनेशनल किसी कम्युनिटी के अंदर, किसी फोरम के ऊपर, किसी जर्नल के अंदर पब्लिश हो जाए। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, किस तरह के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे ये लोग। हम्म, ये वो स्टूडेंट्स होंगे जो बीएस कंप्लीट कर चुके हैं और अब एमएस कर रहे हैं, अब वो ये देखना चाहते हैं। एमएस एमफिल के स्टूडेंट होंगे, एग्जैक्टली exactly। अब ये एमएस या एमफिल के स्टूडेंट होंगे जो फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में कहीं पहुंच चुके हैं। अब वो ये देखना चाह रहे हैं कि यार मैं अपने थीसिस को कैसे इतना वैल्यू एडिट करूं कि ये मेरा थीसिस किसी अच्छे जर्नल में या किसी अच्छे इंटरनेशनल फोरम पर पब्लिश हो जाए। ठीक है। अब मुझे बताएं कि इस तरह के बंदे के लिए लिखना और एक 3-4 क्लास के बच्चे के लिए लिखना क्या सेम स्टाइल होगा। नो, एग्जैक्टली। आपका स्टाइल चेंज हो जाएगा। जब आप किसी टेक्निकल बंदे के लिए राइटिंग करेंगे तो आपकी टोन टेक्निकल हो जाएगी। जब आप किसी बच्चे के लिए करेंगे तो आपकी टोन बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। जब आप किसी प्रोफेशनल के लिए करेंगे तो आपकी टोन प्रोफेशनल हो जाएगी। और हो सकता है ये जो आपने एमफिल वाले बच्चों के लिए कंटेंट लिखा है इसके में आप स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी भी यूज करेंगे। यू गेटिंग माई पॉइंट। मेरी बात समझ लग रही है ना। तो भाई अच्छा राइटर बनने का सबसे पहला पॉइंट क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट टू बी अ गुड राइटर। नोज हिज ऑडियंस। ठीक है, उसे पता है कि मेरी ऑडियंस कौन है। सबसे पहली चीज, जिस बंदे को अपनी ऑडियंस का पता है, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। अब जब आपको ऑडियंस का पता चल गया तो उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या देना है, वैल्यू एडेड कंटेंट। ठीक है, दैट्स द मेन थिंग। अब वैल्यू एडिशन क्या है, ये आपको कहां से पता चलेगा, अपनी ऑडियंस से। अब वैल्यू एडिशन क्या हो सकती है, भाई उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ हो, उसमें जिस इंटेंट के लिए आया वो इंटेंट क्लियर हो, उसको इंगेज रखना है। अच्छा देखें एक और बात, जब आप अपने दोस्तों की महफिल में बैठते हैं तो आपकी ख्वाहिश होती है ना कि मेरे दोस्त मेरी बात अच्छे से सुने। ऐसी बात है ना। अब मैं आपका टीचर हूं, आपके सामने बैठा हूं, तो मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं वो अच्छे से सुने, इंटरेस्ट लेके सुने। ऐसी बात है ना। इंटरेस्ट गेन करना है मुझे आपका, मुझे आपको एंगेज करना है अपने साथ, मुझे इंटरेक्टिव सेशन करना है ताकि आपका माइंड इधर उधर ना जाए, जो बात मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ वो बात कन्वे हो जाए। दिस इज सिंपल वैल्यू एडेड कंटेंट। अगर मैं अपनी बात आपको कन्वे करने में कामयाब हो गया तो इसका क्या मतलब है कि मैंने आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर दी। आपके आज के इस लेक्चर की मदद से इस लेक्चर में एक वैल्यू एडिशन दे दी, एक नई चीज आपको समझने में, सीखने में मदद मिल जाएगी। अच्छा, अब ये सिखाने के लिए या कोई नई चीज गाइड करने के लिए सबसे पहला स्टेप तो यही है ना कि भाई मुझे आपको एंगेज रखना है, आपको अपने साथ जोड़े रखना है। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं लगेगी, आप बोरिंग हो जाएंगे तो क्या होगा, सिंपली यू विल क्विट, यू विल मूव अवे। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो भाई अब एंगेज रखने के लिए फिर वही बात आ जाएगी, ये जो आपने ऊपर कहा, सस्पेंस। आपको एक मूवी देखना शुरू कर देते हैं, मेरी बात सुनिएगा जरा गौर से। आपकी नजर में आपने एक मूवी देखनी है,
तो आपको अगर मूवी का क्लाइमैक्स एंड पता चल गया तो मूवी देखने में मजा आएगा? मेरी बात समझे। अगर आप कोई सीरियल देख रहे हैं, आपको उसका एंड पता चल गया कि व्हाट इज गोइंग टू बी द एंड, तो क्या मजा आएगा? नहीं आएगा। मजा कब आएगा? जब सस्पेंस रहेगा कि भाई पता नहीं आगे क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला है। जब सस्पेंस रहेगा तो बंदा क्या होगा? अटेंटिव रहेगा। तो सस्पेंस बिल्कुल अच्छे राइटर की निशानी है, वो अपने कंटेंट के अंदर सस्पेंस पैदा करता है। अब ये सारी चीजें क्यों पैदा करनी है? ताकि यूजर एंगेज रहे। मेन मकसद एक ही है भाई। बहुत सारी मूवीज ऐसी होंगी जिसमें सस्पेंस की जरूरत नहीं होगी और फिर भी यूजर एंगेज रहेंगे। अब ये अगेन डिपेंड करता है, कंटेंट टू कंटेंट वेरी करता है। लेकिन सस्पेंस आपको एंगेज रखने में मदद देते हैं। क्लियर इंफॉर्मेशन होना अगेन एंगेज रखने में हेल्पफुल होता है। रेलेवेंट कंटेंट अगेन एंगेज रखने में हेल्पफुल होता है। अगर देखिए मैं कंटेंट राइटिंग पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको इररेलेवेंट चीजों में ले जाता हूँ तो हो सकता है आप बोर हो जाएं। आप कहेंगे यार वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। तो मुझे रेलिवेंट रहना है, अपने टॉपिक से रिलेटेड रहना है। अगर मैं एग्जैक्टली रेलिवेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा तो आप इंगेज रहेंगे ज्यादा, पॉइंट टू पॉइंट। अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे, तो वो भी एक अच्छा मेथड होता है अच्छे तरीके से चीजों को कन्वे करने का। जैसे ये मेरा स्टाइल है, मैं हमेशा इसी तरह पढ़ाता हूँ। मैं छोटी छोटी चीजें उठाता हूँ और उनके बुलेट पॉइंट्स में लिखना शुरू कर देता हूँ। दिस इज अगेन पॉइंट टू पॉइंट। अब पॉइंट बाय पॉइंट चलना है। जब पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे और जब मैं अगले पॉइंट पे होऊंगा तो मैं पिछले पॉइंट्स को रिलेट करता चला जाऊंगा, तो इससे भी चीजों की अच्छी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है। लोग बोर नहीं होते। एक चीज जहन में रखिएगा, मेन मकसद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का एक ही है कि अगला बंदा बोर ना हो। अगर बंदा बोर हो गया, नेक्स्ट पर्सन बोर हो गया, मेरी ऑडियंस बोर हो गई, मेरे स्टूडेंट्स बोर हो गए, तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? वो छोड़ जाएंगे। भाई मेरा आर्टिकल छोड़ के वो दूसरा आर्टिकल पढ़ना शुरू कर देंगे। ये तो मेरी डिमांड नहीं है ना। आर्टिकल तो नहीं मैं चाहता ना कि वो मेरा छोड़ के किसी और का पढ़े या मेरा लेक्चर छोड़ के किसी और का लेक्चर सुने। तो मेरी क्या कोशिश होगी, मैं आपको हर एंगल से एक इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करूं कि आपको लगे कि यार मैं ही एक बेस्ट टीचर हूं, मैं ही आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन कन्वे कर पा रहा हूं। तो उसके लिए क्या होगा, मैं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा, स्टेप बाय स्टेप चीजों को गाइड करूंगा और हर अगले पॉइंट में सस्पेंस रखूंगा कि व्हाट गोइंग टू बी द नेक्स्ट। अपीलिंग कंटेंट दूंगा, यूनिक कंटेंट दूंगा, अपने यूजर को, अपने रीडर को अंडरस्टैंड करूंगा कि बेसिकली मेरा यूजर, मेरा रीडर, मेरी ऑडियंस, मेरा स्टूडेंट क्या चाहता है मुझसे, उसकी क्या डिमांड है, वो मैं फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। यूजर फ्रेंडली रहूंगा। जिस प्रॉब्लम के लिए बंदा मेरे पास आ रहा है, वो चाहे मेरी वेबसाइट पे आ रहा है चाहे मेरी वीडियो पे आ रहा है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करना अगेन इंपॉर्टेंट है। भाई एक बंदा आ रहा है, हाउ टू इंस्टॉल विंडो 11। विंडो 11 इंस्टॉल कैसे करनी है, वो एक प्रॉब्लम लेके आ रहा है ना। जब अगर मैं उसे विंडो 11 क्या होती है, कब बनाई, किसने बनाई, क्या ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं? अगर आप आ रहे हैं हाउ टू इंस्टॉल विंडो 11 और मैं आर्टिकल में लिखने लग जाऊं विंडो 11 क्या है, क्यों है, किसने बनाई, कब बनाई, इसकी हिस्ट्री क्या है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, विंडोज किसे कहते हैं, विंडो और लिनक्स में क्या फर्क है, विंडो की कितनी टाइप्स हैं, तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट है? क्या ये रेलेवेंट कंटेंट है? नहीं। कंटेंट तो ठीक है, अच्छा हो सकता है, यूनिक हो सकता है, सस्पेंस भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन भी, बट भाई ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट नहीं हो सकता। जिस प्रॉब्लम को लेकर यूजर मेरे पेज पे लैंड कर रहा है, जिसकी वजह से, जिस प्रॉब्लम का सलूशन देखने के लिए बंदा मेरी वेबसाइट पे आया, उससे उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल रहा, तो वो अच्छा कंटेंट कभी नहीं हो सकता। तो मेरा मेन फोकस किस पे रहना चाहिए? जिस बेस पे यूजर मेरी वेबसाइट पर आ रहा है, जिस वजह से आ रहा है। मेरी बात समझ रही लग रही है? अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग हैं, अगर जिस नियत से, जिस इंटेंट से, जिस पर्पस से यूजर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, उसका वो मकसद पूरा हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है भाई? आप अच्छे राइटर हैं, अच्छे राइटर हैं। अगर उसका मकसद पूरा नहीं हो रहा तो आप अच्छे राइटर नहीं हैं। और इसी चीज को वैल्यू एडिड कंटेंट कहते हैं कि अगर आपने किसी यूजर का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, उसकी, उसमें एक वैल्यू एडिशन आपने प्रोवाइड कर दी, तो वैल्यू एडिड कंटेंट है।
तो ये दो मेजर कंसर्न है मेरे नजदीक, ये दो मेजर कंसर्न है अच्छा राइटर होने के लिए। सबसे पहले आपने अपनी ऑडियंस को पहचानना है, दूसरे नंबर पर वैल्यू एडिड कंटेंट होना चाहिए। वैल्यू एडिड के लिए ये सारी चीजें, उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होनी चाहिए, सस्पेंस भी होना चाहिए, क्लियर इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, रेलिवेंट भी होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करना आना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, बेतहाशा चीजें हैं इसमें। तो समझ लगी। अब आपका एम क्या होगा? अब आपका एम ये होगा कि यू हैव टू बी अ गुड राइटर। और गुड राइटर के लिए अगेन आपको ये दो पॉइंट हमेशा अपने जहन में रखने हैं कि भाई सबसे पहले तो ये कि मुझे पता होना चाहिए मैं किसके लिए लिख रहा हूं। मेरी बात समझ लग रही है? दूसरे नंबर पे ये पता होना चाहिए मुझे इसमें वैल्यू कैसे ऐड करनी है, हाउ टू ऐड द वैल्यू इन दिस कंटेंट। फिर वैल्यू ऐड करने के लिए फिर अगेन बहुत सारे तरीके हैं। समझ लगी? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, उसके बाद मजीद मैं इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं, मजीद हम इसको थोड़ा सा मजीद लर्न करते हैं। यहां तक चीजें समझ लग रही हैं? अच्छा जल्दी से मुझे बताएं, मुश्किल तो नहीं लग रहा या बोर तो नहीं हो रहे आप? अगर बोर हो रहे हैं तो बताएं, फिर मैं कुछ और सोचता हूं ताकि आप इंगेज रहें। मेन चीज ये है, मजा आ रहा है सुनने को, अच्छा लग रहा है कि चीजें आपको समझ लग रही हैं, अंडरस्टैंडिंग है, इंटरेस्टिंग है। चलें, गुड। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि भाई, अच्छा, थोड़ा सा मैं एससीओ का पहले आपको ले जाऊं, फिर मैं आपको मजीद इसमें ट्विस्ट करता हूं थोड़ा सा। सर आप हमें आर्टिकल लिखना बताएंगे? जी जी भाई, पूरा कोर्स इस चीज के ऊपर है कि आर्टिकल लिखना कैसे है। अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ना, आगे तो हमने जो आगे 2-3 महीने पढ़ना है वो तो यही पढ़ना है ना कि इसको लिखना कैसे, इसको वैल्यू एडिट कैसे बनाना है। ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, बेफिक्र हैं आप। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बताऊं कि एसईओ, व्हाट इज एसईओ? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये ना पता हो कि एसईओ क्या चीज है? कोई बंदा है ऐसा? सबको पता है? अगर कोई एक भी बच्चा है तो मुझे बता दें कि जिसे एससीओ का ना पता हो, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। अब नो यस लिख रहा है, मुझे समझ नहीं लग रही कि इन्हें पता है या नहीं पता। इंट्रो दे दें, चलें दे देते हैं थोड़ा सा। गूगल पे आ जाएं जी। गूगल क्या है ये तो पता है सबको। गूगल एक सर्च इंजन है, सिंपल एक सर्च इंजन, एक ऐसा एल्गोरिदम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा नेटवर्क है जिसके पास लाखों करोड़ों अरबों वेबसाइट्स का डाटा पड़ा हुआ है। बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स का डाटा इसके पास पड़ा हुआ है, गूगल के पास। अब गूगल कहता है भाई मुझे बताओ आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं उससे रेलेवेंट आपको वेबसाइट्स बता दूंगा कि आप जो चीज ढूंढ रहे हैं वो किन वेबसाइट्स में पड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं व्हाट इज एसईओ। मैंने सिंपल सर्च किया कि एसईओ क्या है। अब मैं देखता हूं, ये टूल्स पर क्लिक करें तो ये बता रहा है गूगल के 1.1 बिलियन वेबसाइट, यानी कि 1 अरब के करीब पेजेस ऐसे हैं जिनके अंदर एसईओ क्या है ये डिस्कस हुआ हुआ है। मैं मजीद थोड़ा सा इसको करता हूं, हाउ टू एसईओ इन 2024, 2024 में एसईओ कैसे करनी है। देखता हूं जी, इसके बारे में भी 1.48 बिलियन पेजेस पड़े हुए हैं जिसमें वो कहता है एसईओ का जिक्र हो रहा है। ठीक है, ओके। इसको अगर मैं मजीद देखना चाहूं कि सिर्फ ये पता चल जाए कि एससीओ 2024 में क्या है, इसके बारे में जिसमें ये दोनों चीजें हो, एससीओ भी और 2024 भी। अब ये मुझे बता रहा है कि जी, बैठा नहीं आ रहा। ठीक है, यानी कि इतने ज्यादा पेजेस हैं, आप कोई भी टर्म सर्च करेंगे गूगल के पास मिलियंस ऑफ डाटा होगा, मिलियंस ऑफ पेजेस होंगे। सॉरी। गूगल ने पहले पेज पे कितने रिजल्ट शो करता है पता है आपको? जल्दी से आंसर करें। जब मैं कोई चीज सर्च करता हूं तो नॉर्मली पहले पेज पे कितनी वेबसाइट गूगल शो करता है? 10, एग्जैक्टली। 9, 10, 11, 12, यही नॉर्मली 10 वेबसाइट्स शो करता है।
अब आप जब कोई चीज सर्च करते हैं तो आप कौन सी वेबसाइट ओपन करते हैं? पहली, दूसरी, तीसरी, या ज्यादा से ज्यादा पहले पेज तक महदूद रहते हैं? ऐसी बात है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कोई चीज सर्च की और नेक्स्ट पेज पे जाके ओपन की? कोई चीज सर्च की और पहले पेज की बजाय अगले पेज पे ही ले गए, अगला पेज ओपन करके रिजल्ट देखा? बहुत कम चांस होता है, रेयर केसेस, यस। कभी कभार 100 में से हो सकता है एक आधी सर्च के लिए आप अगला पेज चले जाएं, वरना पहले पेज तक महदूद रहते हैं, और पहले पेज में भी पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन तक महदूद रहते हैं। भाई अगर लाखों वेबसाइट हैं, अब अच्छा ये देखें, हमने अर्निंग करनी है ना, तो अर्निंग कैसे होगी? जब लोग हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, इसी तरह है ना। जितनी ज्यादा ट्रैफिक आएगी हमारी वेबसाइट पे, जितने ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट पे आएंगे, उतनी ज्यादा अर्निंग होगी। सिंपल, ये अभी के लिए अपने जहन में ये बात बैठा लें। कैसे, क्यों, ये चीजें बाद में देखेंगे। सिंपल एक सेंटेंस है जो अपने जहन में बैठा लें, समझ लें कि जितनी ज्यादा ट्रैफिक या जितने ज्यादा यूजर आपकी वेबसाइट पे आएंगे, उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी, उतना ज्यादा पैसा आप कमाएंगे। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दे देता हूँ। आप मार्केट में एक शॉप ओपन करके बैठ जाते हैं। एक मार्केट है, कपड़े की दुकानें हैं, वहां पे 100 शॉप्स हैं जी कपड़े की। आप कपड़ा बेचते हैं। अब आपकी अर्निंग कब ज्यादा होगी? जब ज्यादा कस्टमर आपकी शॉप पर आएंगे। जब ज्यादा लोग आपकी शॉप विजिट कर रहे होंगे, तो इसका मतलब ज्यादा कस्टमर आएंगे ना, तो ज्यादा अर्निंग होगी, सिंपल। अब ज्यादा विजिटर कैसे आएंगे गूगल से? जब आपकी वेबसाइट टॉप पर रैंक करेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? अब मैं अगर कहूं एसईओ गाइड 22, चलें सिंपल एसईओ गाइड सर्च करता हूं, तकरीबन 5,500 लोग हर महीने इसको सर्च करते हैं। और सबसे टॉप पे मोज, गूगल और एएचरेफ, ये तीनों ब्रांड हैं जी, बहुत बड़े ब्रांड है। मोज भी ब्रांड है, गूगल भी ब्रांड है, एएचरेफ भी ब्रांड है। ये टॉप पे रैंक हो रहे हैं, तो ज्यादा ट्रैफिक मोज और गूगल को ही आएगी ना। या आप कोई नीचे जाके चौथे आठवें पेज पे जाके आप ये conductor.com को पढ़ेंगे? बहुत कम लोग होंगे जो यहां तक पहुंचेंगे, ज्यादातर लोग टॉप पर ही रहेंगे। तो अब मेरा मकसद क्या है? जो कीवर्ड या जिस चीज के बारे में मैं लिख रहा हूं, मेरी वेबसाइट उसमें टॉप पर रैंक करे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्डप्रेस फॉर एग्जांपल। और वर्डप्रेस के बारे में जब मैं सर्च करता हूँ, तो सबसे टॉप पे ये dgapps.com आ जाता है, ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, इस कीवर्ड पे रैंक हुई हुई है। तो जब ये कोई सर्च करेगा कि वर्डप्रेस के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये नॉर्मली कौन लोग सर्च करेंगे? जो डेवलपर्स हैं, जो नए नए डेवलपर बन रहे हैं, वो ये सर्च करेंगे कि भाई वर्डप्रेस में जाना चाहिए, लैरावेल में जाना चाहिए, किसी कोर पीएचपी में जाना चाहिए, या पाइथन में जाना चाहिए। तो वो इनके प्रॉज एंड कॉन्स सर्च कर रहे होंगे, तो उनसे रिलेटेड रैंक हुई है भाई। तो जो लोग ये सर्च करेंगे वो यहाँ पे जरूर क्लिक करेंगे, क्योंकि पहले पेज, पहले नंबर पे ये वेबसाइट खड़ी हुई है, फिर उसके बाद बाकी वेबसाइट्स आ रही हैं। तो यहाँ पे टॉप पे लेके आना, ये हमारा मेन मकसद होता है। मेन मकसद ये होता है गूगल में टॉप पे लेके आना। अब कैसे लेके आना है, ये अलग एक पूरी दुनिया है, पूरा एक प्रोसेस है, पूरी एक टेक्निक है। इस टेक्निक को क्या कहते हैं? एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि बेसिकली अपनी वेबसाइट को गूगल में टॉप ऑफ द लिस्ट रैंक कैसे करना है, इस प्रोसेस को कहते हैं एसईओ। ये बात समझ लग गई है? कोई ऐसा बच्चा है जिससे ना समझ लगी हो कि भाई एसईओ क्या चीज़ है? एसईओ एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक करते हैं। और पूरी दुनिया एसईओ के पीछे लगी हुई है। मेरे नज़दीक इंटरनेट के ऊपर इंटरनेट बेस्ड स्किल में सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो स्किल है वो एसईओ की है, सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट। क्योंकि आप ब्लॉगर, फ्रीलांसर, जो कुछ भी बने, बगैर एसईओ के आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। अच्छा, अब ये चीज कैसे मैयर होती है? अब गूगल कैसे मैयर करेगा कि आपकी रैंकिंग कहाँ पे होनी चाहिए? देयर आर सो मेनी रैंकिंग फैक्टर्स, और उसमें एक इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर होता है आपका कंटेंट।
कि आप कंटेंट कैसे लिख रहे हैं। अब गूगल आपको ये कहता है कि भाई आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो वैल्यू एडेड कंटेंट हो, हेल्पफुल कंटेंट हो। अब गूगल ने तो हमें ये कह दिया कि ये वैल्यू एडेड होना चाहिए, लेकिन मेन मकसद तो ये है ना कि हमें ये पता होना चाहिए गूगल मेजर कैसे करता है वैल्यू एडेड कंटेंट को। मेरी बात समझ लग रही है? जब तक देखें, हम जब मैट्रिक में थे या इवन 8 क्लास में थे, तो आपके टीचर क्या करते थे मैट्रिक में, अब मुझे नहीं पता आप लोगों को ये प्रैक्टिस कराई जाती है या नहीं। हमारे दौर में जब हमने की, आज से कोई 24 25 साल पहले, तो उसमें तो यही था कि सबसे पहले पूरा साल टीचर हमें पढ़ाता था, फिर टेस्ट लेते थे, फिर कुछ एंड पे एग्जाम के करीब जाके ऐसे टेस्ट होते थे जिनका पैटर्न एग्जैक्टली वही होता था जो फाइनल पेपर का होता था, ताकि हमें ये समझाया जा सके कि फाइनल पेपर कैसे आएगा, उसकी चेकिंग कैसे होगी और उसका रिजल्ट कैसे बनेगा। फिर हमें ये सिखाया जाता था कि सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, फिर कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और इसमें भी आपका जो पेपर चेकर होता था उसका माइंड कैसे कंट्रोल करना है, कि भाई अगर पहला क्वेश्चन ही आप वो कर देंगे जो कि बैड इम्पैक्ट दे जाए, तो पेपर चेक करने वाले माइंड के माइंड में ये आ जाएगा कि इसका नहीं आएगा। अगर आप अच्छे से डील कर रहे हैं तो एक अलग सिनेरियो होगा। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गूगल ने हमें रैंकिंग देनी है, तो गूगल ने ये चीज मैयर करनी है कि आपका कंटेंट अच्छा है या नहीं। और गूगल इस बेस पे मैयर करेगा कि आपके कंटेंट में वैल्यू एडिशन है या नहीं। अब गूगल को क्या पता भाई व्हाट इज वैल्यू, कैसे मैयर करेगा? तो उसके लिए गूगल ने कुछ एल्गोरिदम बनाए, हाउ टू मैयर दैट, हाउ गूगल मैयर्स अबाउट आवर कंटेंट। गूगल हमारे कंटेंट की वैल्यू कैसे मेजर करेगा? मेरी बात समझ लग रही है? गूगल की नजर में सबसे अच्छा मेथड पता है क्या मेजर करने का? दैट इज यूजर एक्सपीरियंस। ये जहन में रखें। हाउ डज गूगल मेजर और कंटेंट वैल्यू? मेरी बात समझ लगी? गूगल कैसे मेजर करेगा कि आपके कंटेंट की वैल्यू क्या है? वो यूजर एक्सपीरियंस से मेजर करेगा। इसकी मिसाल मैं इस तरह से देता हूं भाई, आपकी कपड़े की शॉप है, 10 बंदे आपकी वेबसाइट पे गए कपड़ा देखने, उसमें से कितने लोगों ने आपसे कपड़ा खरीदा? मेरी बात समझिएगा। अगर 10 में से 6 लोगों ने, 7 लोगों ने आपकी शॉप से कपड़ा खरीद के निकले हैं, इसका मतलब आपका यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है कि 10 बंदे गए, 6 7 को आपने बेच दिया। अगर 10 बंदे गए और सिर्फ एक बंदा खरीद के निकला और बाकी 9 बंदे दूसरी शॉप्स विजिट करनी पड़ी, तो इसका क्या मतलब है? आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। मेरी बात समझ लग रही है? मेरी बात की आपको समझ लग रही है या कुछ समझ नहीं लग रहा? सिंपल सी एग्जांपल दी मैंने जनरल लाइफ की, ताकि आपको समझ लगे। आपकी कपड़े की शॉप है, 10 कस्टमर आपकी शॉप पे आए, 10 विजिटर आए, 10 में से 6 7 लोग कपड़ा खरीद के बाहर निकले, यानी कि आपसे वो सूट खरीद के गए। तो इसका क्या मतलब है भाई? यू आर अ गुड सेलर, आपका यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। क्या इसका क्या मतलब है? कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी होगी, प्राइस भी अच्छी होगी, आपका वे ऑफ डीलिंग भी अच्छा होगा, कोई आफ्टर सर्विसेज भी अच्छी होंगी, आपका इखलाक भी अच्छा होगा, बात करने का तरीका होगा, आपको यूजर की इंटेंट समझ लगती होगी, मेंटेलिटी समझ लगती होगी, आपने हर कस्टमर को उसके अकॉर्डिंगली डील किया, ब्ला 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 वट एवर। ओवरऑल ये क्या बन गया? यूजर एक्सपीरियंस अच्छा था, गुड। गूगल कहेगा जिसका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा, मैं उसे टॉप पे रैंक कर दूंगा। दैट्स इट। नंबर 2, 10 विजिटर आए, एक बंदे ने खरीदा, बाकी सारे बगैर खरीदे बाहर, कोई दूसरी शॉप पे जा रहा है, कोई तीसरी शॉप पे जा रहा है। इसका क्या मतलब? आपका यूजर एक्सपीरियंस बैड है। आप इतने काबिल नहीं थे कि गूगल ने आपके शॉप पे कस्टमर भेजे और आप उन्हें बेच ही ना सके। वो क्या रीजन हो सकता है क्वालिटी अच्छी ना हो सकता है आपका वे ऑफ डीलिंग अच्छा ना हो सकता है आपकी प्राइस हाई हो।
हो सकता है आपकी आफ्टर सर्विसेज ना हो सकता है आपका क्लाइंट को एक ही तरीके से डील कर रहे हो, और हर बंदा तो एक तरीके से नहीं मैनेज होता ना, कोई ना कोई रीजन तो है जिसकी वजह से यूजर एक्सपीरियंस बैड हुआ। तो गूगल ये कहता है भाई, जब आपकी वेबसाइट रैंक होगी ना, जब यहां पे एक बंदा क्लिक करके जाएगा, गूगल ने फौरन ट्रैक करना शुरू कर देना है, गूगल अपना यूजर एक्सपीरियंस कैलकुलेट करना शुरू कर देगा। उसके बाद देखेगा कि कितनी देर में स्टे किया, और कितने पेजेस विजिट किए मैंने, उसके बाद कोई और इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई और वेबसाइट भी विजिट की या नहीं की। ये एक लंबी चीज है जो यूजर एक्सपीरियंस में कैलकुलेट होती है। इसके 2 लेक्चर होते हैं बाकायदा, 2 या 3 लेक्चर, 4 5 6 घंटे के, जिसमें सिर्फ मैं यूजर एक्सपीरियंस पढ़ाता हूँ एसईओ की क्लास में। यस, बाउंस रेट भी इसी में आता है, डिवेल टाइम भी इसी में आता है, सेशन टाइम भी इसी में आता है। देर आर सो मैनी अदर पैरामीटर्स। ठीक है, लेकिन सिंपल इज दैट कि गूगल को कैसे पता चलता है कि आपका कंटेंट अच्छा है या बुरा है, वो यूजर एक्सपीरियंस से कैलकुलेट करता है। और यूजर एक्सपीरियंस क्या है, लेमैन के तौर पे अभी अगर मैं आपको बताऊं, तो आपका अच्छा यूजर एक्सपीरियंस उसे कहेंगे कि अगर एक बंदा आपकी वेबसाइट पे गया, तो वो उसे पढ़कर ही वापस आ रहा है, उससे इंफॉर्मेशन लेके वापस आ रहा है, उससे अपना मसला हल करके आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा किसी प्रॉब्लम के लिए आपकी वेबसाइट पे आया, और उसने कोई और वेबसाइट नहीं खोली, आपकी वेबसाइट खोलने के बाद कोई और वेबसाइट नहीं खोली, तो इससे गूगल क्या समझेगा, आप बताएं। एक बंदा आया, विंडो कैसे इंस्टॉल करनी है सर्च किया, आपकी वेबसाइट टॉप पे आई, वो यूजर ने खोली, बस वो एक ही वेबसाइट खोली, दूसरी वेबसाइट नहीं खोली, और 5 7 मिनट स्टे भी किया, तो इसका क्या मतलब है गूगल की नजर में? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन समझ लग गया ना? बंदे ने सर्च किया विंडो कैसे इंस्टॉल करनी है, आपकी वेबसाइट ओपन की, 5 7 10 मिनट स्टे किया, और उसने कोई दूसरी वेबसाइट ओपन नहीं की। इसका मतलब यह है गूगल की नज़र में कि भाई, बंदे का मसला हल हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया इस वेबसाइट से। जब इस वेबसाइट से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो इसका क्या मतलब है, ये वेबसाइट वैल्यू एडेड है, अच्छी वेबसाइट है गूगल की नज़र में। लेकिन वहीं पे अगर एक बंदा जाता है एक प्रॉब्लम लेके, आपकी वेबसाइट ओपन करता है, 2 मिनट के बाद वेबसाइट बंद करके, वो अगेन उसी लिस्ट में से कोई दूसरी तीसरी वेबसाइट जाके ओपन करता है, फिर वहां 5 7 10 मिनट लगाता है, और उसके बाद कोई और वेबसाइट नहीं ओपन करता, तो इसका क्या मतलब है? आपकी वेबसाइट ओपन की, 2 मिनट खोली भी रखी उसने, 2 मिनट के बाद उसने बंद करके कोई दूसरी वेबसाइट खोल ली, और वो थोड़ी देर ओपन की, और उसके बाद कोई और नहीं ओपन की। इसका मतलब यह है कि आपकी वेबसाइट से, आपके आर्टिकल से यूजर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। गूगल की नज़र में दूसरे वाली वेबसाइट आपकी वेबसाइट से ज्यादा अच्छी है। अब ये कोई एक आधा यूजर करे तो गूगल को फर्क नहीं पड़ता, जब ज्यादातर यूजर यही करने लग जाएं, तो फिर क्या होगा, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग नीचे हो जाएगी, और नीचे वाली वेबसाइट की रैंकिंग ऊपर हो जाएगी। गूगल कहेगा भाई, जिसको मैं अच्छा समझ रहा था उस पे लोग कम स्टे कर रहे हैं, जिसको मैं दूसरे नंबर पे समझ रहा था उस पे लोग ज्यादा स्टे कर रहे हैं, तो लोग, गूगल क्या करेगा, दूसरे वाली वेबसाइट को पहले पे ले आएगा। समझ लग रही है? ये तो मैंने एक लेमैन के तौर पे आपको यूजर एक्सपीरियंस गाइड किया है, एक्चुअल में इसके टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज होती हैं। सेशन टाइम कंसीडर होता है, बाउंस रेट कंसीडर होता है, डिवेल टाइम कंसीडर होता है। देयर आर सो मैनी अदर पैरामीटर्स जिनको गूगल स्टडी करता है, और उनकी बेसिस पे फिर यूजर एक्सपीरियंस को कैलकुलेट किया जाता है। ये सारी चीज़ हम एसईओ वाले लेक्चर में बहुत ज़्यादा इन डिटेल स्टडी करेंगे। अब मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि एज ए कंटेंट राइटर आपको वैल्यू एडिशन का पता होना चाहिए, आपको यूजर एक्सपीरियंस का पता होना चाहिए। अगर आप यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकेंगे, तो ही आप अच्छे राइटर कहलवाएंगे। समझ लग गई? तो इन चीजों का भी थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। तो अब ये तो समझ लगी ना कि ये वैल्यू एडिशन मैयर कैसे होती है, गूगल कैसे मैयर कर रहा होता है यूजर एक्सपीरियंस कैसे मैयर कर रहा होता है। देर आर मल्टीपल वेज। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम मजीद थोड़ा सा इसी कंसेप्ट को आगे लेकर चलते हैं। समझ लग गई है? अभी हमने देखें कुछ भी नहीं देखा, अभी तक हमने सिर्फ ये देखा कंटेंट क्या है, किस शेप में होता है, कंटेंट क्यों लिखा जाता है, मेन मकसद अर्निंग है, अर्निंग कैसे होती है वो मैंने आपको बता दी, फिर एक अच्छा राइटर के लिए क्या चीज़ है वो बता दी,
वैल्यू एडिशन कैसे काउंट होगी? यूजर एक्सपीरियंस से। ये सारी चीजें आपको पता चल गई। अब इसके अलावा कोई और बात? चले थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम बेसिकली ये कोर्स किस चीज का है? कंटेंट राइटिंग का। या आप बेसिकली क्या बनने जा रहे हैं? कंटेंट राइटर्स। यू आर गोइंग टू बी अ कंटेंट राइटर, राइट? अब कंटेंट राइटर अगर आपने बनना है तो इसका क्या मतलब है कि सारा कंटेंट आपने खुद लिखना है? नहीं, जरूरी तो नहीं है कि मैं कंटेंट राइटर बन के कंटेंट ही लिखूंगा। यह जरूरी है? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या समझते हैं? जल्दी से आंसर करें कि अगर मैं कंटेंट राइटर बन रहा हूं तो इसका क्या मतलब है? मुझे कंटेंट लिखना है? नो जी, नॉट नेसेसरी। यस, ये अच्छा आंसर है, नॉट नेसेसरी। भाई बहुत सारे लोग खुद कंटेंट लिखेंगे, बहुत सारे लोग कंटेंट नहीं लिखेंगे, लेकिन वो ये सीखेंगे कि अच्छा कंटेंट होता क्या है, ताकि वो अपने एम्प्लॉयज से, अपनी टीम से अच्छी सर्विसेज ले सकें। इवन उन्होंने अगर आउटसोर्स भी करना है तो उन्हें पता हो कि अच्छा और बुरा कंटेंट क्या है। जब ये चीज़ उन्हें पता होगी तो ही वो अच्छे से डील कर सकते हैं। तो एक चीज जहन में रखेगा, ये जरूरी नहीं है कि ये कोर्स सिर्फ आप इसलिए लें कि आपने कंटेंट लिखना है। ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर हो सकता है आप ब्लॉगर हो, आप खुद राइटिंग ना करते हो, आप कहें भाई मैं तो 3 बंदे 4 बंदे हायर कर दूंगा, वो राइटिंग कर देंगे, तो मुझे क्या जरूरत है लिख ये सीखने की। तो एक चीज जहन में रखिएगा, आप अच्छा काम तभी करवा सकते हैं किसी से जब आपको खुद वो काम आता हो। चाहे आप खुद ना करें, लेकिन आपको उस काम का आना जरूरी है। अगर मुझे वो काम नहीं आता होगा तो जो मेरा राइटर मुझे कहेगा मैं तो उसी को ठीक समझ लूंगा। हो सकता है वो एक थर्ड क्लास कंटेंट लिख कर दे जिसमें कोई जीरो वैल्यू हो और वो कहे जी बहुत अच्छा कंटेंट है, जब मुझे खुद नहीं पता कि अच्छा कंटेंट क्या है, तो मैं तो यही कहूंगा ना कि हाँ भाई ठीक कह रहा है वो, ही इज एक्सपर्ट। तो इसलिए आपको कंटेंट लिखना आना चाहिए, आपने सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आपकी मर्जी है कि आपने कंटेंट राइटर बनना भी है या नहीं, दैट इज अनदर गेम, वो बात की बात है। ठीक है? तो इवन अब मेरे जैसा बंदा, मैं कंटेंट राइटिंग नहीं करता, आई एम नॉट अ कंटेंट राइटर, लेकिन मेरे पास मोर देन 20 कंटेंट राइटर्स हैं, और कोई 50-60 से ज्यादा कंटेंट राइटर्स मेरे एम्प्लॉयज रह चुके हैं। और मैं एग्जैक्टली उन्हें बता देता था भाई इसमें ये मसला है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें वो हैं जिन पर मैं खुद एक्सपेरिमेंट करके इन फेजेस से गुजरा हुआ हूं। अब मिस शाइस्ता क्या है, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किए, 2012 से वो मेरे साथ अटैच है, 12 साल हो गए हैं। 12 साल से वो खुद काम कर रही हैं, प्रैक्टिकल राइटिंग कर रही हैं, उनका एनालिसिस कर रही हैं, उनकी स्टडी कर रही हैं कि भाई किस तरह के कंटेंट का हमें क्या फायदा क्या नुकसान हो रहा है। तो एग्जैक्टली आपको बता सकती हैं कि भाई ये अच्छा कंटेंट है या नहीं है। तो इस चीज से लोगों, अच्छा एक चीज जहन में रखेगा, बहुत सारे लोग, चले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी बताता नहीं हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। एक बंदा है, वो एक्सपेरिमेंट करता है और वो अपने एक्सपेरिमेंट से नहीं सीख पाता, जो भी रिजल्ट आता है, तो आपकी नज़र में वो अच्छा, अब इसे क्या कहेंगे, अच्छा लर्नर है या नहीं? कि उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसे समझ नहीं लगा क्या सही है क्या गलत है। ओके, एक नहीं, सिंपल सा आंसर है जी नहीं। एक बंदा है, उसने एक्सपेरिमेंट किया और कुछ गलत हो गया, और उसने सीख लिया कि हाँ ये गलत है, अब मैंने ये काम नहीं करना, तो वो क्या इंटेलिजेंट बंदा है या नहीं? उसने अपनी गलती से सीखा बेसिकली। यस, गुड, यस 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 यस। और सारे यस कह रहे हैं। मेरी नज़र में वो इंटेलिजेंट बंदा नहीं है। मेरी नज़र में इंटेलिजेंट बंदा वो है जो लोगों की गलतियों से सीखता है। भाई सीधी सी बात है, जिंदगी बहुत छोटी है, काम बहुत सारे करने हैं, अगर हर चीज़ का खुद तजर्बा करने बैठ जाएंगे तो हम चीज़ें नहीं सीख सकते। यही वजह है कि एसईओ करने के लिए या राइटिंग करने के लिए हम डायरेक्ट से तजर्बे नहीं करते, किसी एक्सपीरियंस बंदे का कोर्स या उससे हेल्प या उससे गाइडेंस या मेंटोरशिप लेते हैं और उसके एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करते हैं। हाँ, उस एक्सपीरियंस्ड नॉलेज को एक्सपेरिमेंट जरूर करते हैं कि भाई इससे फायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन खुद से तजर्बे करके नहीं सीख रहे होते, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना, वो वक्त नहीं है अब हमारे पास। मैंने सीख लिया लोगों के एक्सपेरिमेंट से कि एक करंट लगने से बंदा मर जाता है, सीख लिया ना। सांप के काटने से बंदा मर जाता है, मैंने सीख लिया ना। अब मैं खुद एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मैं बेवकूफ कहलाऊंगा। एक चीज जब एक यूनिवर्सल ट्रूथ बन जाए, या एक चीज
क्लियर हो जाए कि भाई इसका ये प्रॉज है ये कॉन्स है, तो उस पर खुद एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं है। हाँ, अगर वो आप एक रिसर्चर हैं, R&D सेक्शन में हैं, और उसी की वो एक छोटी सी लाइन आपने पकड़ी हो और उसी के अंदर आपने एक्सेल करना है, फिर जरूर करें। लेकिन हमारी जिंदगी में हम फ्रीलांसर बनने जा रहे हैं, हम ब्लॉगर बनने जा रहे हैं, हमारी जिंदगी में बहुत कुछ है करने को। तो भाई कुछ चीजें एज इट इज एक्सेप्ट करें और उसके ऊपर काम करके एनालाइज कर लें कि भाई वाकई फायदा हो गया या नहीं, दैट्स इट। लेकिन खुद से सारे तजर्बे नहीं करने होते हमने। अब बेसिकली चूंकि आपके ट्रेनर जो हैं वो वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, और सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं है, वो बंदे हैं जिन्होंने लाखों नहीं करोड़ों कमाए हैं, खुद पैसा बनाया। ये मेरी प्रोफाइल आपके सामने है, ठीक है। अब ये देखें, ये कंपनी के मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं, जैसे ये उन्होंने कहा कि जी ये एक इंटरनेट मार्केटिंग का है, $5,000 इसका बजट है। अब मैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन पे बिड्स लगा सकूं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अब ये देखें, हम तो स्टक हुए हैं अपने कामों में। तो ये आपके सामने मेरी प्रोफाइल है, 510 तो रिव्यूज है मेरे पास। तो भाई हमने खुद अपने हाथ से काम करके पैसा बनाया, इसका मतलब ये है कि हमने इससे बहुत कुछ सीखा है। अब देखें ना, 2015 से, यकम जनवरी 2015 से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। 9 साल हो गए मुझे इस प्रोफाइल पे काम करते हुए। 9 साल में जो चीजें मैंने सीखी, तो क्या आप भी वो सीखने के लिए 9 साल का तजर्बा करेंगे? नहीं। आपको चाहिए आप 9 हफ्ते में ये 9 साल का तजर्बा ट्रांसफर करवाएं। 9 हफ्ते में मुझसे वो सारी चीजें सीखें जो मैंने 9 साल के एक्सपेरिमेंट्स में सीखी। तब आप इंटेलिजेंट कहलाएंगे। अगर आप भी कहें कि सर मैं भी 9 साल तजर्बे करूंगा इसी तरह जिस तरह आपने किए और फिर मैं सीखूंगा, तो मेरी नजर में आप बेवकूफ होंगे। आपको एक बंदा मिल गया जिसने इतना कुछ किया, बस उसके एक्सपीरियंस से, उसके एक्सपेरिमेंट से सीखते चले जाएं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसको आपको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ इस तरह से फ़ायदा होगा, तो आप करके देख लें कि फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उससे टाइम बच जाएगा आपका बहुत ज़्यादा। क्लियर होगी। और यही बात है कि जो टीचर होता है ना, टीचर वहीं का वहीं खड़ा रहता है। जिस टीचर से आपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में पढ़े थे ना, आज से 20 साल पहले, आज भी वो वहीं पे टीचर है, लेकिन आप उनसे आगे चले गए। क्यों? क्योंकि आपने अपने टीचर के एक्सपीरियंस को, अपने टीचर के नॉलेज को यूज किया और आगे बढ़ते चले गए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिएगा। लोगों के तजर्बात से, लोगों के नॉलेज से सीखने की कोशिश करें। ओके, यहां तक तो सारी चीजें क्लियर हो गई। अब मैं थोड़ा सा आपको मजीद चीजें क्लियर करता हूँ, गाइड करता हूँ। ओके, यूट्यूब, अच्छा ये खुला हुआ है। यूट्यूब पे जाएं, वहां पे सर्च करें लर्न विद जी। ये मेरे चैनल का नाम है। ये चैनल आप सब्सक्राइब करें अगर किसी ने नहीं किया हुआ। इसकी प्लेलिस्ट में आ जाएं। प्लेलिस्ट में आएं और यहाँ पे एक कोर्स पड़ा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स फ्री। ये देखें, ये वाला कोर्स, ये बेसिक इंग्लिश का कोर्स है। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे। अच्छा, अब ये करना क्यों, चलें ये भी मैं बता देता हूँ। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू बी अ राइटर? एक राइटर बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए। लैंग्वेज जिसे आप कहते हैं, लैंग्वेज कमांड। भाई जिस भी लैंग्वेज में आपने लिखना, वो लैंग्वेज तो आनी चाहिए ना, सबसे पहला काम। दूसरा चीज, आप ये कहें कि टॉपिक इंफॉर्मेशन, जिस टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं उस टॉपिक का भी पता होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? सबसे पहले आपको लैंग्वेज आनी चाहिए जिस लैंग्वेज में लिखना है। फिर जिस टॉपिक के बारे में लिखना है उस टॉपिक की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद राइटिंग स्किल्स होने चाहिए आपके, जिसे कह लें कम्युनिकेशन, एंगेजिंग, कन्वे कैसे करना है, ये सारे के सारे ये राइटिंग स्किल्स। ये तीन चीजों का होना जरूरी है। अगर ये तीन चीजें आपको क्लियर होंगी, आपको आती होंगी, देन यू विल बी अ राइटर। तब जाके आप राइटर बनेंगे। सिर्फ इंग्लिश आ जाना राइटर नहीं बनाता, ये चीज जहन में रखिएगा। सिर्फ उस टॉपिक की इंफॉर्मेशन होना राइटर नहीं बनाता। सिर्फ लिखना आना राइटर नहीं बनाता। ये तीनों चीजें जब तक होंगी, तब आपको ये चीज समझ लगेगी।
और इस कोर्स का मेन मकसद, ये थर्ड पॉइंट है हमारा, जो मेन फोकस होगा ना इस कोर्स के अंदर, वो आपको राइटिंग स्किल्स देने का होगा कि हाउ टू राइट, लिखना कैसे, एंगेज कैसे करना है, अपने यूजर को वैल्यू एडिड कंटेंट कैसे प्रोवाइड करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब बाकी की दो चीजें हम नहीं प्रोवाइड करेंगे। अब अगर कोई बच्चा कहे जी मुझे तो बेसिक इंग्लिश ही नहीं आती, तो क्या हम यहाँ बैठ के इंग्लिश सिखाएंगे आपको? नहीं नहीं, इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे हम एज्यूम कर रहे हैं कि इंग्लिश आपको आती है, बेसिक चीजें आपको आती हैं। टॉपिक इन्फॉर्मेशन वो तो आपने जब भी लिखना है, कोई नया टॉपिक होगा तो उसके बारे में रिसर्च करेंगे, वो रिसर्च कैसे करनी है ये भी हम आपको गाइड करेंगे। टॉपिक इन्फॉर्मेशन कैसे ग्रैब करनी है ये भी हम गाइड करेंगे, लेकिन टॉपिक इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब सबसे पहला स्टेप जो है, लैंग्वेज के ऊपर कमांड होनी चाहिए, जिस भी लैंग्वेज में आपने लिखनी। अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, इंग्लिश नहीं समझ लगती, बेसिक कंसेप्ट नहीं है, वो ये एक पूरा कोर्स है इंग्लिश लैंग्वेज का, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिस शाइस्ता ने ही पढ़ाया है, और वो पढ़ाया भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से था ताकि बेसिक चीज़ें बच्चों को क्लियर हो जाएं। और ये तकरीबन आई थिंक 35 लेक्चर्स हैं। हम इस फोल्डर को ओपन करें, लर्न विद जीए चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, यहाँ पे ये वाली एक प्लेलिस्ट देख लें, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, इस पे जाएं। अब ये देखें, टाइमिंग का भी पता चल गया क्लास का, और डेज का भी पता चल गया। अच्छा ये, अब ये देखें, अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये तरतीब से लेक्चर दिए हुए हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये देखें आपको नजर आ रहे हैं ना, 13 17 22। अब ये देखिए तरतीब से हमने सारे लेक्चर देखें, कोई 1 घंटे का है, कोई 1.5 घंटे का है, ये तकरीबन 40 घंटे की रिकॉर्डिंग है। ये 35 टोटल लेक्चर हैं इसके, 35 लेक्चर है। अगर आप में से कोई बंदा ये 35 लेक्चर अच्छी तरह कंप्लीट कर ले, तो आपको हर तरह की ग्रामर बेसिक इंग्लिश क्लियर हो जाएगी। अगर आपके घर में कोई छोटा बहन भाई है, कोई 8वीं 10वीं क्लास का, कोई मिडिल स्कूल का, कोई हाई स्कूल का, इवन आफ्टर मैट्रिक एफएससी का, वो भी ये लेक्चर जरूर लें बेसिक इंग्लिश के, ताकि आपकी ग्रामर भी ठीक हो जाए, आपको एकेडमिक्स में भी हेल्प होगी, आगे आपको राइटर बनने में भी हेल्प होगी, आपको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। ठीक है, ओके। अब बेसिक इंग्लिश आपने, सॉरी, यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। टॉपिक इन्फॉर्मेशन आप खुद रिसर्च करेंगे, जब भी कोई नया टॉपिक होगा उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गेट करनी है, कैसे करनी है वो हम गाइड करेंगे। और ये कि राइटिंग कैसे करनी है, ये पूरा कोर्स आगे इसी के बारे में होगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया, क्लियर होगी यहाँ तक? सर ये LGA 2 के स्टूडेंट्स के लिए भी लेक्चर्स होंगे कंटेंट राइटिंग का जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया? नहीं आमना, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए होंगे जिन्होंने एडमिशन लिया हो कंटेंट राइटिंग में। ये तो पहले बेसिक कुछ लेक्चर्स होते हैं, 1 2 3, वो हम पब्लिकली कर देते होते हैं ताकि लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन का आइडिया हो जाए। अब ये राइटिंग कैसे करनी है इसके बारे में पूरी एक अलग से कोर्स जो होगा वो मिस शाइस्ता पढ़ाएंगी, वो फिर डेडिकेटेड प्राइवेट ग्रुप में ही होगा। अभी तो पब्लिकली मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, तो ये जब मिस शाइस्ता आगे पढ़ाना शुरू करेंगी वो फिर प्राइवेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज़? ओके। और इस साथ में ये हमारा एक ग्रुप भी है फेसबुक का, लर्न विद जीए के नाम से ही, ये ज़रूर ज्वाइन कर लें। आपको बहुत जो भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन है वो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, मसला नहीं है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एसईओ वगैरह भी सीखना चाहता है साथ में, तो वो ये एसईओ का कोर्स भी है हमारा। ये पहली वीडियो ये है, LGA 3 के नाम से अनाउंस हो रहा है। ये 28 जून यानी कि जुमे वाले दिन से शुरू हो रहा है। अब राइटिंग की क्लास मंडे ट्यूसडे होती है, और एसईओ की क्लास फ्राइडे सैटरडे संडे होती है, वही रात 9 से 11 टाइम है। तो अगर कोई एसईओ का कोर्स करना चाहे तो उसमें भी एडमिशन ले सकता है। और अगर आप में कोई ऐसा बच्चा है जिसने राइटिंग कोर्स में एडमिशन नहीं लिया, तो वो यहाँ राइटिंग कोर्स में भी एडमिशन ले सकता है। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, हमारा ना अभी एसईओ का स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी शुरू होने वाला है, वो इंशाल्लाह होपफुली कल या आज कल में अनाउंस हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसे बच्चे होंगे जो फी अफोर्ड नहीं कर सकते एससीओ की, तो वो स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका एक ऑनलाइन टेस्ट होता है हमारा, वो क्लियर करेंगे तो उसके बाद फिर स्कॉलरशिप प्रोग्राम मिल जाएगा आपको। ओके, इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी भी किस्म का आपका बेसिक कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है तो वो पूछ लें ताकि उसको भी कवर कर लें।
मेरे ख्याल में बेसिक चीज़ें तो यही थी जो आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि आगे अब हमने डायरेक्ट कल से इंशाल्लाह आपकी मिस आपको पढ़ाना शुरू कर देंगी, जिसमें सबसे पहले वो ये पढ़ाएंगे कि एसईओ बेस्ड राइटिंग क्या होती हैं। फिर आपको ये बताएंगे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट कैसे लिखना है, फिर ये बताएंगे कि हाउ टू गाइड्स कैसे लिखनी है, फिर ये बताएंगे ई कॉमर्स का कंटेंट कैसे लिखना है, फिर ये बताएंगे कॉपी राइटिंग कैसे करनी है। बेसिकली कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग में थोड़ा सा ही फर्क होता है। कॉपी राइटिंग का मेन मकसद सेल्स जनरेट करना होता है, तो वो भी लिखना होता है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है ताकि कन्वर्जन ज़्यादा हो। तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे एडसन्स से पैसे कैसे कमाने हैं राइटिंग स्किल्स को यूज़ करते हुए, एफिलिएट से पैसे कैसे कमाने हैं राइटिंग यूज़ करते हुए, फ्रीलांसिंग से कैसे पैसे कमाने हैं कंटेंट राइटिंग यूज़ करते हुए, ब्लॉगिंग से कैसे पैसे बनेंगे कंटेंट राइटिंग यूज़ करते हुए, इसकी अगर जॉब आप लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे। देर आर सो मैनी वेज। वो फिर इंशाल्लाह ये जब कोर्स में शायद आपको कवर कर लेंगी तो एंड पे फिर 2-3 लेक्चर मैं लूँगा, जिसमें मैं आपको फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग और अर्निंग मेथड्स के बारे में गाइड करूँगा। बाकी ये राइटिंग करनी कैसे है, स्किल्स क्या हैं, ये अगले कोई 8 हफ्ते होपफुली मिस शाइस्ता आपको कवर करवाएंगे इंशाल्लाह। सर काइंडली कुछ सिमेंटिक एसईओ के बारे में भी इन्फो दें। मुझे भी नहीं पता, ये पता नहीं क्या चीज़ है सिमेंटिक एसईओ। ये कंटेंट राइटिंग की क्लास है ना, तो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें। एस सिमेंटिक एसईओ का एसईओ वाली उसमें पूछेगा, और सिमेंटिक एसईओ कुछ नहीं है। ये जब मैं एसईओ का कोर्स पढ़ाऊंगा आपको ये सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ लग जाएंगी। ये बस फैंसी टर्म्स हैं और कुछ भी नहीं है। LG3 में कंटेंट राइटिंग नहीं सिखाते। नहीं, LGA में हम जो सिखाते हैं वो एसईओ, ब्लॉगिंग और फ्रीलांसिंग सिखाते हैं। कंटेंट राइटिंग का अलग से कोर्स है। एसईओ स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए कौन से टॉपिक है वो अभी हम आपको डिटेल बता देंगे। वो जब पोस्ट आएगी उसकी तो उसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी कि किस डेट को टेस्ट होगा, कितनी देर का होगा, कितने टोटल मार्क्स होंगे, उसका टॉपिक कौन कौन से होंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको इंशाल्लाह गाइड कर देंगे। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि इसी ये जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है 80-90% पेपर हम इसी बेसिक इंग्लिश में से ही बनाते हैं। लोकल एसईओ में भी वही राइटिंग यूज होती है। नहीं, लोकल एसईओ समथिंग डिफरेंट। वो एसईओ में हम इन डिटेल हम पढ़ते हैं लोकल एसईओ के बारे में। कंटेंट राइटिंग में टाइपिंग स्पीड का होना ज़रूरी, जी बिल्कुल होना ज़रूरी है। देखें, अगर आपने राइटिंग करनी, आपको राइटिंग तो आती है लेकिन टाइपिंग आपको करने में देर हो रही है तो इट विल टेक टाइम। अगर आपने टाइम बचाना है तो आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। तो टाइपिंग स्पीड के लिए आप टाइपिंग.com है, टाइपिंग ट्यूटर.com है, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं। जाएं उसके ऊपर हफ्ता 10 दिन प्रैक्टिस करें, 10 दिन में आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। सर जेन एआई के बाद मैनुअल कंटेंट की वक़्त प्लीज़ एक्सप्लेन आल्सो के जेन एआई। अच्छा, ये एआई कंटेंट ये मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ये मैं लिख लेता हूँ एआई वर्सेस मैनुअल कंटेंट। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लोकल एसईओ का कंटेंट भी इन डेप्थ कवर। जी लोकल एसईओ का कंटेंट इन डेप्थ होगा, लेकिन वो कंटेंट राइटिंग नहीं है, वो तो एसईओ है भाई। सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट के लिए कंटेंट राइटिंग जी बिल्कुल सिखाएंगे, सर्विसेज बेस्ड के लिए भी। सर ये टेस्ट सब देंगे, ये अनाउंस कर दूंगा मैं, उसमें पता चल जाएगा। सर एआई जनरेटेड कंटेंट के, जी वो मैंने लिख लिया, अभी मैं आपको गाइड करता हूँ। सर मैंने आपके फ्री लेक्चर से लोकल एसईओ सीखी और एक क्लाइंट भी मिल गया लोकली थे। गुड काशिफ, इंशाल्लाह देखें ये जो हमारे फ्री कोर्स है ना इसमें भी इतना अच्छा मटेरियल अवेलेबल है कि बहुत सारे लोगों के पेड कोर्स से भी अच्छे हैं हमारे फ्री वाले कोर्स। अगर आप में से कुछ बच्चे ये हमारे फ्री वाले कोर्सेज पे भी मेहनत कर लेते हैं तो मुझे 100% यकीन है कि आप इससे भी अर्निंग कर सकते हैं। ये देखें, ये लोकल एसईओ का कोर्स पढ़ा हुआ है, ये एसईओ का कंप्लीट कोर्स पढ़ा हुआ है। इसके भी आई थिंक कोई 30 एक लेक्चर हैं एसईओ के, लोकल एसईओ के 3 मेजर लेक्चर हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स पढ़ा हुआ है, इसी तरह वो वर्डप्रेस से रिलेटेड कुछ लेक्चर्स पढ़े हुए हैं LJ1। अब ये LJ1 वाला जो हमारा वो है, ये सारे का सारा बहुत अच्छा है ये नीच रिसर्च के लिए। अब नीच रिसर्च हमने पूरी की पूरी रिवील कर दी, अपनी पब्लिकली डाल दी है। जाएं सीखें, ये LJ1 में मैंने पढ़ाई थी। फ्री में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं जी। ओके, आए जब थोड़ा सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर दें कि एआई क्या है और मैनुअल कंटेंट क्या है, पहले तो हम इस बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। सर एसईओ के कोर्स में वेबसाइट भी आप देंगे हमें फ्री, जी बिल्कुल। उसमें ये देखें, वेबसाइट के लिए ना दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक डोमेन होस्टिंग होती है और दूसरी वेबसाइट होती है। होस्टिंग आप खुद परचेज करेंगे, वेबसाइट हम आपको बना के देंगे फ्री में, उसके कोई चार्जेस नहीं है। ओके।
अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को तो पता होगा कि एआई क्या चीज़ है, हो सकता है कुछ लोग हों जिनको ना पता हो एआई क्या है। एआई बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि बेसिकली आप उससे कोई कमांड देते हैं और वो आपका काम कर देता है। ये इसी तरह है जैसे आपके पास कोई एक मुलाजिम है, नौकर है आपके पास, आप घर में रहते हैं और आपने एक बंदा रखा हुआ है अपने लिए, और आप उसे कमांड देते हो कि भाई मेरे लिए चाय बना के लाओ। आपको खुद काम करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझिएगा, आई एम श्योर आपको ये चीज बड़े अच्छे से समझ लग जाएगी। सॉरी। अगर आपको चाय पीने का दिल कर रहा है, आपके पास एक किचन है, आप जाते हैं खुद चाय बनाते हैं, तो ये सिंपल मैनुअल है। अगर आपके पास कोई बंदा है, आप उसे कहते हैं भाई मेरे लिए चाय बना के लाओ, वो चाय बना के ले आता है। ये क्या है? ये एआई है। ले मैन लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक ऐसा काम जो आप खुद नहीं करते, लेकिन आप उसे कमांड दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि भाई ये काम करो, और वो काम कर देता है या हो जाता है, तो वो एआई है। अगर वो काम आपको खुद करना पड़ रहा है तो वो मैनुअल है। जैसे आपने एक राइटिंग करने, एक आर्टिकल लिखना है, आप एक सॉफ्टवेयर है उसको कमांड देते हो कि भाई मेरे लिए एक आर्टिकल लिखो जिसमें आपने ये बताना है कि वर्डप्रेस के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। वो आपके लिए आर्टिकल लिख देते हैं। ये होता है एआई कंटेंट। एक वो है जो आप खुद रिसर्च करते हैं कि भाई क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, और आप खुद लिखते हैं, ये है मैनुअल कंटेंट। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, दुनिया में वो बंदा कामयाब है जो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। एक बात अपने जहन में बैठा लें, और ये सारी जिंदगी के लिए, दुनिया की हर फील्ड के लिए, दुनिया के हर एक्टिविटी में ये फार्मूला 100% वैलिड है। अगर आप एक्सट्रीमिस्ट हो गए तो आप नाकाम हो जाएंगे। एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना, यू विल हैव टू बी समवेयर इन मिड रेंजेस। एक मशहूर कहावत भी है, देर इज नाइदर वाइट नॉर ब्लैक इन द वर्ल्ड। दुनिया में कुछ भी व्हाइट या ब्लैक, इसका मतलब यह है कि दुनिया में ना ही कोई चीज परफेक्ट है, ना ही कोई चीज बेकार है। हर चीज के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। ट्रेड ऑफ, लाइफ इज अ ट्रेड ऑफ, एक मशहूर टर्म है, लाइफ इज अ ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ कहते हैं कि भाई जहां पे एक चीज आप ठीक करते हैं दूसरी चीज खराब हो जाती है, दूसरी चीज ठीक करते हैं पहली चीज खराब हो जाती है। यानी कि दुनिया में कभी भी कोई चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर आपने भी कामयाब होना है तो आपने एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना। एक्सट्रीमिस्ट होने का ये मतलब है कि ना ही आपने 100% एआई पे रिलाई करना है, ना ही 100% मैनुअल पे रिलाई करना है। यू विल हैव टू यूज बोथ। अगर कोई बंदा ये सोचे कि एआई के आने से मैनुअल कंटेंट की वर्थ खत्म होगी, तो मैं 100 नहीं 200% यकीन के साथ कह सकता हूं कि उसके कंसेप्ट गलत है। उसे अभी तक एआई के कंसेप्ट की समझ ही नहीं लगी। हाँ, एआई के आने से मैनुअल कंटेंट राइटर्स की वर्थ बढ़ गई है। मैं आपको एक अजीब बात कहूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे व्लॉगर्स आपको ये अजीब पट्टी पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि एआई के आने से मैनुअल कंटेंट की वर्थ खत्म। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ एआई के आने से मैनुअल कंटेंट की वर्थ मजीद बढ़ गई है। हाँ, एआई फिर क्या है, इसको कैसे यूज करना है, फिर एआई बनी क्यों अगर हमने इसे राइटिंग नहीं करवानी। तो अगले पूरे कोर्स में हम यही चीज सिखाएंगे कि एआई को यूज कैसे करना है। आपने अपने मैनुअल कंटेंट राइटिंग में कंटेंट खुद लिखना है, अपनी वर्डिंग्स में लिखना है, लेकिन एआई की मदद से आपने अपने टाइम सेविंग कैसे करनी है। जो काम पहले आप 5 घंटे में करते थे, अब वो काम 1 घंटे में कर सकते हैं, जस्ट विद द हेल्प ऑफ एआई। लेकिन करना खुद है। एआई से चीजें, अगर एआई के आर्टिकल आप लिख के वेबसाइट में डालेंगे, तो गूगल कभी भी उन्हें प्रायोरिटी नहीं देगा, उन्हें रैंकिंग नहीं देगा। ये चीज जहन में बैठा लें। अब एआई को यूज कैसे करना है, इस पूरे कोर्स में हम स्टेप बाय स्टेप मिस आपकी बताती रहेंगी, पढ़ाती रहेंगी। और यही वजह है कि अगर आप यहाँ देखें भी, ये हमारा कोर्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें हमने कैटेगोरिकली ह्यूमन प्लस एआई दोनों को जिक्र किया है। अब ये देखें, ये अगर बैनर है ना इसका बना हुआ, अब यहाँ देखें, इस बैनर में भी आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है कंटेंट राइटिंग कोर्स ह्यूमन एंड चैट जीपीटी। चैट जीपीटी बेसिकली एआई है। अब यहाँ देख लें, विद ह्यूमन एंड चैट जीपीटी, कि भाई एआई और ह्यूमन का मिक्सचर कैसे करना है।
अगर मैं कहूँ कि मैं एआई पे रिलाई करूंगा तब भी फेल हो जाऊंगा। अगर मैं कहूंगा भाई मैं एआई नहीं यूज करूंगा, मैं सिर्फ मैनुअल लिखूंगा, तब भी फेल हो जाऊंगा। मुझे दुनिया का मुकाबला करना है, क्वालिटी के ऊपर भी और टाइम के ऊपर भी। अगर मैं चीज़ें टाइमली डिलीवर नहीं कर सकता तब भी फेल हो जाऊंगा, अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं रख सकता तब भी फेल हो जाऊंगा। तो मुझे इन दोनों को मिक्सर इस तरह से करना है कि क्वालिटी भी मेंटेन रखें और टाइम भी मैनेज हो जाए। अब वो कैसे होगा, ये हम पूरे कोर्स में आगे हर क्लास में आपकी टीचर हर टॉपिक के बारे में बताएंगे कि इसमें आपने एआई को कैसे यूज करना है। अब वो एआई चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे आपका गूगल बर्ड हो, या कोई और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हो, दैट डजेंट मैटर, एआई है ये सब कुछ। और इसी को यूज करते हुए हमने अपने मैनुअल कंटेंट राइटिंग को कैसे फास्ट करना है, कैसे स्पीड अप करना है, ये सारी चीजें। बस इतना जहन में रख लें अभी के लिए कि एआई के आने से मैनुअल कंटेंट राइटिंग की वर्थ खत्म नहीं हुई, बल्कि बढ़ गई है। ठीक है। देखें, आज से साल 2 साल पहले, 2 ढाई साल पहले चले जाएं तो एआई का कंसेप्ट नहीं था, 2 3 साल पहले। ये पिछले 2 साल में आना शुरू हुआ। उससे पहले आप वो होते थे स्पिनर, उससे पहले स्पिनर्स होते थे, वो एआई नहीं होते थे, स्पिनर होते थे। किसी का कंटेंट उठाते, स्पिन करते, वो एक यूनिक कंटेंट बन जाता था। तो उस वक्त मैनुअल कंटेंट राइटिंग के बारे में लोग फोकस ही नहीं करते थे, क्योंकि 99% लोगों का यही होता था कि कंटेंट तो खुद ही लिखना पड़ता है भाई। अब लोगों को चूंकि पता चल गया एआई है, तो अब लोग ज्यादा फोकस्ड हो रहे हैं कि भाई मुझे मैनुअल कंटेंट चाहिए। तो मैनुअल कंटेंट राइटर्स की वर्थ बढ़ गई है, उनका रेट बढ़ गया है, ये ज़हन में रखिएगा। क्लियर हो गई ये बात। सर नीच रिसर्च के बारे में क्या, भाई नीच रिसर्च के बारे में ये मैंने बताया था कि यहाँ पे ये एक पूरा आप जाएंगे ना प्ले लिस्ट में, तो LGA 1 कोर्स के नाम से ये पेड कोर्स है। इसके कोई 15 20 लेक्चर हमने फ्री में अवेलेबल कर दिए थे इंटरनेट पे, और इसमें पूरी की पूरी नीच रिसर्च बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाई गई है, समझाई गई है। तो वो आप लेक्चर ले लें तो आपको वो भी समझ लग जाएगी। ये उन लोगों के लिए जो नीच रिसर्च करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। क्लियर। ओके। सर एआई जनरेटेड कंटेंट ओके हो गया जी ये। आंसर होस्टिंग परचेज कैसे करनी होगी यार, ये होस्टिंग वाली अलग चीज़ है। ये इसी में जाएं, यहाँ पे ना आप होम में जाएं, ये देखें ये टॉप पे ही एक वीडियो दी हुई है, फ्री वेबसाइट सेटअप। ठीक है, कि फ्री वेबसाइट कैसे सेटअप करनी है। ठीक है, तो आप ये वीडियो सुन लें, ये 30 मिनट की है, तो इसमें पता चल जाएगा होस्टिंग कैसे परचेज करनी है, कैसे सेट करनी है, फ्री में वेबसाइट कैसे मिलेगी, सब कुछ इसमें बताया हुआ है। सर ऐसे आती है, मुझे इंटर्नशिप करना चाहता हूँ। अगर आप हमारे कोर्स स्टूडेंट हैं और खानेवाल से हैं तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। क्या हम ChatGPT 4 से बनाई हुई इमेजेस को एज इट इज़ कंटेंट, अच्छा ये अलग सिनेरियो है, मत ये हम डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें आप ऐसी होती हैं जिसका आंसर मैं यस या नो में नहीं दे सकता। इज जस्ट अ सोर्स टू मेक आवर कंसेप्ट क्लियर, बिल्कुल। हम ये कौन है, अमनारा। अमनारा ने बिल्कुल ठीक कहा कि एआई सोर्स है, लेकिन इसको एज इट इज़ यूज़ नहीं करना। LG का थीम इंस्टॉल कर देंगे या मुझे मेरी साइट पे, जी एली ये पर्सनल आप मैसेज कर दीजिएगा। LG 3 की थोड़ी डिटेल बता दें। LG 3 की डिटेल के लिए ये आप जाएं और ये पहली वीडियो देख लीजिएगा, ये LG 3 SEO ब्लॉगिंग एंड फ्रीलांसिंग कोर्स। ये वीडियो देख लें। अगर फिर भी समझ नहीं लगती किसी को, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको डिटेल मिल जाएगी। सॉरी ये पर्सनल में चला गया किसी को, चलो मैं दोबारा मैसेज कर देता हूँ। ये ले, ठीक है। समझ लगी है, तो ये आप व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ पे मैसेज करें, आपको पता चल जाएगा। चलें जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप पूछ लें। अब दो चीजें आपने अपने जहन में बिठा लेनी है, स्पेशली एक चीज अपनी पूरी जिंदगी के लिए, कौन सी, कि कभी एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना। कभी भी एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना। कभी भी ये नहीं कहना कि भाई एआई ही सब कुछ है या मैनुअल ही सब कुछ है। ना एआई के 100% फायदे हैं, ना मैनुअल के 100% फायदे हैं। कुछ फायदे एआई के हैं तो कुछ मैनुअल के भी हैं, दोनों को मिक्सर करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। तो आपने एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना। और दूसरा ये कि यूट्यूबर्स की बातें सुन सुन के अपने कंसेप्ट नहीं खराब करना है।
बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे होंगे जो आपको कहेंगे सिंगल क्लिक पे ये करें, सिंगल क्लिक पे वो करें। अगर ये सारा काम सिंगल क्लिक पे होना है तो गूगल का कंसेप्ट, एसईओ का कंसेप्ट, रैंकिंग का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, जो कि जिंदगी में कभी नहीं खत्म होने वाला। ठीक है। आप अपनी रिसर्च, आप अपना दिमाग, आप अपना विजुअलाइजेशन जरूर यूज किया करें। ठीक है। और अगर ना समय लगे तो किसी मेंटोर के साथ आप डिस्कस कर लिया करें। लेकिन ये जहन में रखें इस कोर्स के लिए कि मैनुअल कंटेंट की वर्थ पहले की निस्बत बढ़ चुकी है, कम नहीं। ठीक हो गया जी। इसके अलावा कोई भी बात, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना मेरे नज़दीक जो आज मैं आपको गाइड करना चाहता था वो मैं गाइड कर चुका हूँ। मैं मजीद 1-2 मिनट यहाँ पर हूँ आपके क्वेश्चंस के आंसर के लिए। अगर कोई माइक पे आना चाहता है तो हैंड रेज कर दें, मैं उनका माइक अनम्यूट कर दूंगा। अब आपकी मर्जी है, आपने अ, 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 कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। गुड। अब आपकी क्लास हफ्ते में 2 दिन हुआ करेगी, जुम्मा, सॉरी, मंडे और ट्यूसडे। और अब मिस शाइस्ता ही आगे लेकर चलेंगे इन क्लासेस को। जी आतिफ, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये कह रहा था कि आपका एसईओ का कोर्स जो है भी शुरू होने वाला है, ठीक है। जी। तो मैं भी इसमें इनरोल करना चाहता हूँ। ओके। लेकिन मेरे लिए कोई बेनिफिट के मैं अपना जो है रेगुलर काम छोड़ के मैं अगर इस पे बेहतर हो जाऊँ, अच्छा रिस्क कमाने में। हाय मेरे भाई, पहले ये बताएं आप करते क्या हैं। बहुत अच्छा, मैं सॉरी। तो ये तमाम बच्चे गौर से सुने, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और मैं एक प्रॉपर लॉजिक देने लगा हूँ इसके बारे में। जी आतिफ, आप क्या काम करते हैं। जी फिलहाल तो मैं गारमेंट्स फील्ड में हूँ, बिजनेस है गारमेंट छोटा में। सा। लेकिन ठीक है, जो भी करते हैं आप, कोई काम ऑलरेडी कर रहे हैं इसका मतलब। जी अब आप जी ये चाहते हैं कि आप ये काम छोड़ के एसईओ में आ जाएं। जी क्या गारंटी है कि आप एसईओ में कामयाब हो जाएंगे। जी तो आपसे पूछना है सर। लेकिन मैं मुझे अपनी गारंटी है कि मैं मेहनत करूंगा और मेरा बहुत इंटरेस्ट क्या है। गारंटी है मैं कि आप मेहनत करेंगे तो भी आप कामयाब हो जाएंगे। जी सर ये भी। गारंटी कोई नहीं होती। देखें, अगेन ये भी एक एक्सट्रीमिस्ट होने की ही एग्जाम्पल है कि आप एक लगा लगाया काम, आप एक सोर्स ऑफ इनकम छोड़ के दूसरे सोर्स की तरफ जाएं। क्यों भाई, व्हाई डोंट यू मिक्स बोथ। आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, पार्ट टाइम में ऐसे ही शुरू कर दें। साल में, जी 6 महीने में, 8 महीने में, 12 महीने में, 1.5 साल में, जब आपको लगे कि अगर आप नॉर्मल तरीके से 50,000 कमाते हैं, 80 से 2 लाख कमाने लगे, फिर आप छोड़ दें। मेरी बात जी समझ रहे हैं। जी जी कभी भी ये काम आपने नहीं सोचना कि मैं एक काम छोड़ के दूसरा काम करूं, नहीं। हो सकता है जी जो पहले काम कर रहे हैं उसमें आपको फिर भी 2-4 पैसे अर्निंग हो रही है, वो छोड़ के कोई दूसरा काम करने लगेंगे, पता चले उससे भी गए। मेरी बात समझ रहे हैं ना जी जी भाई। जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, जो सोर्स ऑफ इनकम आपका लगा है वो लगा रहे। हाँ, जो नया काम है वो पार्ट टाइम आप करना शुरू कर दें। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल लग जाएगा, कोई बात नहीं। अर्निंग तो आपकी चल रही है ना, किचन तो प्रॉब्लम नहीं है ना। किचन तो नहीं चलो नहीं चल ही रहा है ना, जैसे पहले चल रहा चलिए है। जैसे। जब आपको साल के बाद लगे कि यार जितने पैसे आप शॉप से कमाते हैं उससे 3 गुना ज्यादा पैसे आप ऑनलाइन कमाने लग गए हैं, फिर आप क्या करें। फिर आप सारा काम ऑनलाइन में आ जाए, फुल टाइम ऑनलाइन में आ जाए, फिर आप अपना काम छोड़ दें, फिर कोई मसला नहीं। मेरी बात समझ लग रही है। मैं जी हमेशा जी कहता हूं कि अगर आपने अपनी जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग करनी है तो कम से कम 3 गुना ज्यादा आपकी इनकम हो, तो आप जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग की तरफ आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख महीने का किसी सैलरी से ले रहे हैं और आप 3 लाख महीने का फ्रीलांसिंग से कमाना शुरू हो गए हैं, फिर आप जॉब छोड़ के फुल टाइम फ्रीलांसर बन जाएं, कोई मसला नहीं। सही। समझ लगी। सर एक जो दोस्त करते हैं, अक्सरियत पूछते हैं तो लोग ये बोलते हैं कि आजकल एसईओ बहुत हार्ड हो गई है, अब बहुत मुश्किल हो गया है करना। एक ऐसी अफवाह एक चलती रहती है, या ये एक हमें डिवैल्यू करने के लिए होता है, या अभी भी एक्सओ एक्सईओ में फ्यूचर है? भाई, एक चीज अगेन जहन में रखें, दुनिया की हर चीज में फ्यूचर है जिसमें आप एक्सपर्ट हो, बस। यस। हर चीज में। आप पंजाबी में अच्छे हैं ना, एक्सपर्ट लेवल पे, तो पंजाबी से भी लोग बहुत पैसा कमाते हैं, उर्दू से भी बहुत पैसा कमाते हैं, इंग्लिश से भी बहुत पैसा कमाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पीएचडी डॉक्टर्स होंगे और वो पैसा नहीं कमा सकते होंगे।
भाई डिग्रियां डजेंट मैटर, स्किल्स मैटर। जो बंदा स्किल्ड है ना, वो आज भी एसईओ से लाखों नहीं करोड़ों कमा रहा है। और जो लोग शॉर्टकट के चक्कर में आते हैं ना, वही 2012 वाली टेक्निक लेके बैठे हुए हैं कि यार ये पीआर लगा दो, ये लगा दो, बैकलिंक लगा दो, इतने क्रिएट कर दो, ये हो जाएगा। भाई ये सारी टेक्निक्स फेल हो चुकी हैं। कामयाब बंदा वही है जो वक्त के साथ साथ खुद को अपडेट करता है, अपग्रेड करता है। जिन लोगों ने गूगल के साथ साथ अपने आप को अपडेट किया, उनके लिए एसईओ आज भी आसान है, आज भी आसान है। इसी क्लास में मेरे को स्टूडेंट बैठे होंगे जिनकी मंथली ट्रैफिक मिलियंस में है। मैं क्लेम कर रहा हूं मिलियंस में मंथली ट्रैफिक, जस्ट विद द हेल्प ऑफ एसईओ। और इसी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी बैठे होंगे जिन्होंने कभी 100 क्लिक भी नहीं लिया। अगर शॉर्टकट पे जाएंगे तो भाई एसईओ मुश्किल है। अगर प्रॉपर सीखेंगे, प्रॉपर टाइम लगा के प्रॉपर एक टेक्निक को फॉलो करते हुए करेंगे तो एसईओ बहुत आसान है, सिंपल। ठीक है भाई। क्लियर होगी? इंशाल्लाह मैं भी एनरोल करूंगा इंशाल्लाह ठीक आपसे। होगी, एसईओ मोस्ट सीखनी है, मैंने यूट्यूब वीडियो बहुत देखी है आपकी। ठीक है, गुड। ठीक, जज़ाकल्लाह। ठीक हो गया जी आतिफ, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज जी। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर आपके लेक्चर डाउनलोड नहीं होते, जब लाइट नहीं होती तो लेक्चर सुनने में मुश्किल होती है। यार डाउनलोड करके क्या करने हैं आप? सारी जिंदगी के लिए आपके पास पड़े हुए हैं। ये जो आपका ग्रुप बनेंगे, ये डिलीट नहीं होंगे, बेफिक्र रहें, सारी जिंदगी रहेंगे आपके पास। ठीक है? अगर ना भी डाउनलोड हो तो सुन लिया करो। वैसे हैं सर जी, रेट क्या है ऐसे कोर्स का? फी, अच्छा फी फी यार, आप यहाँ पे जाएं, फी चेंज हो जाती है। सॉरी, ये लर्न विद जीए कोर्स है, ये एलजीए का। इसमें क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 है या 5 है, 6 है। अब ये देखें, ये सारी डिटेल लिखी हुई है कि भाई बेसिकली इसकी फीस 20,000 है। 25 जून तक यानी कि कल लास्ट डेट है, 40% डिस्काउंट के साथ, जो कि 12,000 रुपया फीस है। अब इस 12,000 रुपये में हम आपको क्या देंगे? 5-6 महीने का कोर्स भी होगा पूरा। और जितने पेड टूल्स आपको चाहिए वो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, वो हम फ्री में देंगे। उबर सजेस्ट भी हम लेकर देंगे, एसईओ पावर सूट भी मैं आपको लेके दूंगा, कीवर्ड एवरीवेयर भी मैं लेकर दूंगा, रैंक मैथ प्रो भी मैं लेके दूंगा, वर्क डब्ल्यूपी भी मैं लेके दूंगा, डब्ल्यूपी लॉकडाउन भी लेके दूंगा। ये सारे पेड टूल्स हैं, यानी कि पैसों से खरीदने पड़ते हैं। ये मैं खरीदूंगा आपके लिए। और इसी तरह पेड थीम प्लगइन्स कोई भी चाहिए वो भी आपको मिलेंगे। अगर आप होस्टिंग खरीदते हैं तो वेबसाइट भी फ्री में हम बना के देंगे। वो सारा कुछ इसी एक फीस में शामिल है। ठीक हो गया? इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम आज की क्लास एंड करते हैं। आई थिंक अब तमाम बच्चों के क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। चलें जी, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल का लेक्चर इंशाल्लाह मिस लेंगे, होपफुली। तो अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अपना। अच्छा, अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके कोई दोस्त, बहन, भाई, अजीज होंगे जो इस कोर्स से बेनिफिट कर सकते हैं ना, उन्हें फ़ायदा हो सकता है इस कोर्स से। और इसके फीस भी अभी सिर्फ 2400 है टोटल, यानी कि 2.5-3 महीने हमने पढ़ाना है, और टोटल 2400 रुपया फीस है। दैट इज नथिंग, नथिंग, बिल्कुल ना होने के बराबर फीस है। तो आप इस कोर्स को अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ शेयर कर सकते हैं, यानी कि रिकमेंड कर सकते हैं कि वो भी ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।